बॉलीवुड इंडस्ट्री की बोली में अगर आप सिंघम को समझते हैं तो ये गेस्ट एक सिंघम ही है। अपने 16 से भी ज्यादा डिस्टिंक्ट रोल्स और उससे भी ज्यादा हर एक जगह पर अपने पीछे अपनी छाप छोड़ी। हीरा सिंह गैंग, फेमस फॉर मोर देन 100 kills in Uttarakhand and UP. Ashok sir's journey is not just about struggles and challenges. आपका आज तक का सबसे फेवरेट वेपन कौन सा रहा है? AK-47 दी कलशनिकोव या चाइनीज AK-56? इंसास की जगह AK-203 भी आ चुकी है। मैंने तो AK-47 ज्यादा यूज की है। आपके IPS की इनिंग्स के उसमें से एक ऐसा चैलेंजिंग रोल हम लोगों की हर पोस्टिंग होती है जिसमें मेरे अपने लाइफ को भी पूरा रिस्क था। तराई में जो पंजाब का आता था वो यूपी की तराई तक फैला हुआ था। पूरा एरिया टेररिज्म से अफेक्टेड था। उसका गैंग लीडर होता था हीरा सिंह। 24 जून को एक एनकाउंटर हुआ था। द टोटल फीलिंग वाज जैसे फर्स्ट रिएक्शन क्या बात है यार, मिल गया हीरा सिंह। आप देखा न था एंड देन वी स्टार्टेड फायरिंग। इट वाज a 3 hours long firing. 3000 rounds were fired and finally we succeeded. आर्टिकल 370 से क्या उसमें कुछ सच्चाई है? एंड देन 2006 मुंबई, फिर 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट एंड उरी अटैक्स, 2019 पुलवामा, फाइनली 2025 में पहलगाम। आईआईटी का जो स्टूडेंट होता है रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से, जो उसकी मानसिकता होती है वो कैसे अलग होती है, डिफरेंट होती है? नॉर्मल जो लोग अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी का 2 साल में, कितनी बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं? साल में एक होता है। 1 साल प्लस की पढ़ाई भी आप पहला अटेम्प्ट दीजिए, उससे कम पे देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप अपने पॉलिटिकल प्रेशर्स को कैसे मैनेज करते थे अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो? पॉलिटिकल प्रेशर इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ फॉर ब्यूरोक्रेट्स। आप जब बुक्स लिखते हैं कैसा महसूस होता है कि बुक्स के साथ आपका क्या रिश्ता है? आजकल का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है, अभी जो बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद नेपाल में हुआ, अभी हमारा जो देश है वो 65% यूथ है। क्या लगता है आपको सर, फ्यूचर क्या है? जय हिंद, जय भारत। आपका स्वागत है द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक के पॉडकास्ट पर। आज हमारे साथ हैं एक ऐसे शख्स जिनकी कहानी ना केवल प्रेरणादायक है बल्कि हमारे समाज के लिए एक मिसाल भी है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की बोली में अगर आप सिंघम को समझते हैं तो ये गेस्ट एक सिंघम ही हैं, जिन्होंने अपने 16 से भी ज़्यादा डिस्टिंक्ट रोल्स और उससे भी ज़्यादा अलग अलग जगह में पोस्टिंग्स को ना सिर्फ स्वीकारा पर हर एक जगह पर अपने पीछे अपनी छाप भी छोड़ दी। ये सिंघम किसी भी प्रेशर के आगे कभी झुके नहीं, चाहे वो समय वर्दी में बिताया या अब वर्दी के बिना। आज भी ये समाज के हित में ही पूर्णता से संघर्ष में लगे रहते हैं। श्री अशोक कुमार एक IIT दिल्ली ग्रेजुएट, जिन्होंने ठीक IIT के बाद ये समझ लिया था कि इनका जन्म समाज सेवा में अर्पण करने के लिए ही हुआ है, और इसलिए 2 साल संघर्ष करने के बाद इन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया और भारतीय पुलिस सेवा IPS की वर्दी धारण करी। ट्रेनिंग टाइम से ही क्लियर था कि ये वर्दी सिर्फ और सिर्फ भारतवर्ष और मानवता की सेवा में धारण करी है, एंड नॉट फॉर एनी अदर सेल्फिश एजेंडा। नो रेड टेपिज्म। इनके किस्से मशहूर हैं। जेलर को जेल, डिसरप्टिव आइडियोलॉजीज। अपने करियर में आतंकवादियों और अपराधियों के खिलाफ कई साहसिक ऑपरेशनों को इन्होंने नेतृत्व किया। इनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा ने इन्हें कई बार राजनीतिक दबावों का सामना करने पर मजबूर किया, लेकिन इन्होंने कभी भी अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं किया। इनकी यात्रा एक अद्भुत कहानी है। एक ऐसा व्यक्ति जो ना केवल कानून का रखवाला है बल्कि एक संवेदनशील लेखक भी है। इनकी किताबें जैसे खाकी में इंसान, Challenges to the Internal Security of India, Cyber Security Challenges and Solutions, ना केवल ज्ञान का भंडार है बल्कि हमारे समाज की जटिलताओं को समझने का एक माध्यम
भी है। श्री अशोक कुमार ने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण ऑपरेशनों का नेतृत्व किया, जैसे कि हीरा सिंह गैंग, फेमस फॉर मोर देन 100 किलिंग्स इन उत्तराखंड एंड यूपी। इन्होंने हमेशा अपने कर्तव्य को प्राथमिकता दी, चाहे वह कठिनाइयां हों या राजनीतिक दबाव। एक पारिवारिक व्यक्ति के रूप में श्री कुमार की बेटी कुहू खुद एक इंटरनेशनल बैडमिंटन चैंपियन रही हैं और नाउ शी इज ऑल्सो अ कमीशन्ड IPS officer following the footsteps of our own father. Today, Ashok sir is leading the Sports University of Haryana as its Vice Chancellor and is progressively working every single day towards building the next formidable athlete for this great nation. His vision is pretty clear. Sports is not just about competition, but it's a symbol of discipline and dedication. He's making the next generation of sportsmen not ready just for sports, but for a bigger mission, which includes making them ready for anything that they may have to face in their lives. His mantra is simple. If you recognize yourself, understand yourself, you will find your true identity, ready to face anything in the battlefield of life. Ashok sir's journey is not just about struggles and challenges, but it will guide us how one can be true to his or her rightful principles and make a change in our society. Without further ado, let's welcome the singer himself. मैं एक बार फिर अपने तहे दिल से अशोक सर का धन्यवाद करूंगा, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आज अशोक सर के साथ 2-4 शब्द एक्सचेंज कर सकूं। थैंक यू अशोक सर। धन्यवाद कमांडर साहब for coming all the way from such a long distance. Thank you. It's an opportunity, sir. Once again, sir. सर, सबसे पहला सटीक सवाल, आपका आज तक का सबसे फेवरेट वेपन कौन सा रहा है? When I talk about firing, AK-47, the Kalashnikov, या चाइनीज AK-56, या फिर अगर आपने सुना होगा आजकल हमारे इंसास की जगह AK-203 भी आ चुकी हैं। नहीं, मैंने तो AK-47 ज़्यादा यूज की है जी सर। जब मैं तराई एरिया में था जी, तो पर्सनली तो मैं उसी को बोलूँगा। एक्चुअली सच्चे दिल से बोलूँ तो AK-47 मेरा भी एक पर्सनली बहुत ही खूबसूरत एक वेपन भी है और मैंने भी उसको बहुत यूज़ किया है, तो मेरा भी फेवरेट रहा है। व्हाट अ कोइंसिडेंस। जी सर, काउंटलेस मिशंस, काउंटलेस डिस्ट्रिक्ट्स, काउंटलेस रोल्स, आपके IPS की इनिंग्स के इतने सारे चैलेंजिंग रोल्स रहे होंगे सर, उसमें से एक ऐसा चैलेंजिंग रोल जो आपके दिल में आज भी घर करता है, हमारे दर्शक सुनना चाहेंगे। देखिए, चैलेंजिंग तो ऑलमोस्ट हम लोगों की हर पोस्टिंग होती है। जी सर। कहीं कुंभ का एक्सपीरियंस है, कहीं कांवड़ मेले का एक्सपीरियंस है, कहीं पुलिस फायरिंग का एक्सपीरियंस है क्राउड कंट्रोल करने के लिए, राइट? मेरे ख्याल से हमारे दर्शकों को सिर्फ फायरिंग ही ज्यादा समझ आती है, तो व्हाटएवर आपका जो चैलेंजिंग रोल रहा था, प्लीज डू शेयर विद। मुझे फिर भी सबसे चैलेंजिंग पर्सनली, जिसमें मेरे अपने लाइफ को भी पूरा रिस्क था, जी सर, वो मुझे वो तराई रीजन का एनकाउंटर ही याद आता है। थोड़ा विस्तार से बताइए सर। ये उन दिनों तराई में जो पंजाब का आतंकवाद था वो यूपी की तराई तक फैला हुआ था। जी सर। और मैं नैनीताल में एज एडिशनल SP था, जो जिसको हम SP ग्रामीण रुद्रपुर भी बोलते थे। पूरा एरिया टेररिज्म से अफेक्टेड था। तो वहाँ पे हमें जो भिंडरावाले सैफरन टाइगर्स ऑफ खालिस्तान है, उसका गैंग लीडर होता था हीरा सिंह। अच्छा। उसको ट्रेस करने का जिस दिन से मैंने ज्वाइन किया था, दैट वाज माय बिगेस्ट टास्क एंड ड्रीम। तो फाइनली वी गॉट हिम, सूचना आई और उस तक पहुंचे। ये किस समय की बात है सर? ये बात है जनवरी 94। 22 जनवरी 94। And we are, I think, discussing about the famous हीरा सिंह गैंग। Yes. जिसके ऊपर कम से कम 100 से भी ज़्यादा किलिंग्स का आरोप था। Exactly. So उसमें आपका एक्चुअल एनकाउंटर में क्या, अगर मैं विस्तार में पूछूं, तो आपका on one बिल्कुल नज़दीकी से अगर हम देखें तो एनकाउंटर में आपका कितना रोल रहा, उसमें आपकी इंटेल गैदरिंग, उसमें आपका एक्चुअली फिजिकल अपीयरेंस, उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे दर्शकों को? देखिए, जिस दिन मैंने रुद्रपुर ज्वाइन किया, जी सर, इट वाज एन ऑपरेशनल पोस्ट, राइट? 94 और टेररिज्म पीक पे था।
मैंने कहीं बोला भी है कि मैं नैनीताल मेरी पोस्टिंग में नैनीताल लिख के आया था, रुद्रपुर लिख के नहीं आया था। तो जब मैं इलाहाबाद से शुरू किया JSP इलाहाबाद कि जा रहे हैं नैनीताल, तो मुझे लगा थोड़ा ब्रेक होगा। छलावा हो गया बेसिकली। इलाहाबाद के लॉ एंड ऑर्डर से और क्राइम से और इन सब से ब्रेक होगा। जी। आई न्यू कि नैनीताल इज अ पीसफुल प्लेस, Yes. बट ये वो उस टाइम रजिस्टर नहीं हो पाया था कि ये रुद्रपुर की तराई में मेरी पोस्टिंग हुई है। तो जब हम बरेली उतरे स्टेशन पे, प्रयागराज से जो ट्रेन आई इलाहाबाद से, तो बरेली स्टेशन पे उतर, मैडम आपके साथ थी? मैडम हमारे साथ थी। तो हमने देखा पूरा प्लाटून PAC का है हुआ। जी। तो आई वाज सरप्राइज कि भाई SP के लिए इतनी फोर्स कहाँ से आने लगी, और वो भी नैनीताल में? कब से आने लग गई, वो भी नैनीताल में। तो फिर मैंने पूछा, हाँ भाई बैठे, तो भाई इतने सारे लोग क्यों आए? कि सर वो आतंकवाद एरिया है, तो आपके साथ हमेशा ही रहेगा। तो आई वाज सरप्राइज्ड। फिर खैर हमने धीरे धीरे लॉ एंड ऑर्डर को बेटर किया, वहाँ आतंकवाद को कम किया, तो हमने वो छोड़ दिया, PAC प्लाटून साथ लेके चढ़ना छोड़ दिया। अच्छा। यस, मैंने इसलिए छोड़ा, मुझे लगा लोगों में एक फीलिंग ऑफ कॉन्फिडेंस देना है। नहीं तो लगेगा SP इतना इनसिक्योर है तो हम कहाँ से सिक्योर होंगे। बिल्कुल सर। ये हाल था 5 बजे, कमांडर साहब 5 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था, इतना डर था लोगों में। और ये डर फैला हुआ था पूरे यूपी और पूरे उत्तराखंड में? पूरे यूपी में नहीं था। अच्छा। फिर से बताऊं, जो पंजाब का आतंकवाद था वो यूपी की तराई में उसके जी का इम्पैक्ट आया था। यूपी की तराई ना कभी मार्शी लैंड होती थी। अच्छा। ठीक है, आजकल सब सूखा है। हाँ नहीं, अब उस जमीन को जो है इन्होंने जो पाकिस्तान, अर्शवाइल पाकिस्तान और अर्शवाइल बांग्लादेश, जी जी, मतलब पूर्वी और पश्चिमी पाकिस्तान से जो लोग आए थे अपनी जमीनें छोड़ के, उनको यहाँ जमीनें आवंटित कर दी थी, तो उन्होंने इसको बसा दिया। अब तराई सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है। बिल्कुल सर। तो इतने मेहनती लोग हैं हमारे सिख भाई बंधु, तो उन्होंने इसको एकदम हरियाली से भर दिया मतलब। जी। तो परंतु जब पंजाब का आतंकवाद था, चूंकि उनके कुछ रिलेटिव यहाँ भी थे, तो कहीं ना कहीं आतंकवादी तो फायदा उठाते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट यूपी की तराई में आया। जो अगर मुख्यतः देखें तो बिजनौर से शुरू होता था, फिर नैनीताल की तराई, फिर पीलीभीत और थोड़ा लखीमपुर खीरी, 4-5 जिलों में जस्ट हिमालय के किनारे किनारे पहाड़ की जो तराई होती है, सिर्फ उतनी बेल्ट में जो है ना फैला हुआ था। ये समथिंग लाइक उनके लिए एक सेफ जोन रहता था, लोकल पॉपुलेशन उनको सपोर्ट करती थी, एंड वो कोई ना कोई एजेंडा लेके काम करते थे। देखिए एजेंडा तो सब ISI ड्रिवन था। अच्छा। ISI ड्रिवन था, ऐसा तो है नहीं। हम तो ये तो यहीं से जो सिख है, जो गुरु नानक है, वो तो हमारे ही गुरु थे, हमारी सनातन की परंपरा के आगे बढ़ा रहे थे। हम भी मानते हैं उन्हें। ठीक है ना। और उन्होंने जो, मैं सोचता हूँ गुरु गोविंद सिंह जो थे, उन्होंने हमारे समाज में ना एक परंपरा थी कि सिर्फ क्षत्रिय लड़ेंगे जी, कि लड़ना सिर्फ क्षत्रियों का काम है। ठीक है ना। तो उससे क्या हुआ कि विदेशी आक्रमणकारी हमेशा जीत जाते थे जी, क्योंकि भाई बाकी पॉपुलेशन तो लड़ती ही नहीं, उनका हमारा काम नहीं है, क्षत्रियों का काम है। तो गुरु गोविंद सिंह ने पूरे देश को संगठित किया, पूरी कौम को संगठित किया। उसने कहा हर कोई क्षत्रिय है जी, सबको अमृत चखाया और सिंह बना दिया। वाह, सब शेर हैं, इसलिए तो हारे नहीं। तो ये थे गुरु गोविंद सिंह। ये तो ISI ने 1971 के वार के बाद ये ठान ली कि जैसे इंडिया ने बांग्लादेश क्रिएट करा, हम भी कुछ करेंगे जी। और वो सिलसिला अभी भी चल रहा है। तो कश्मीर को अगर हमें इंडिपेंडेंट कराना उनकी सोच में जी, तो पंजाब को इनसे अलग करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने खालिस्तान का आइडिया चलाया। ये कहीं ना कहीं भटके हुए लोग थे, आम जनता का सपोर्ट नहीं था इनको। ये जो ISI से गाइडेड फंडेड वेपन सारे उनके दिए हुए, AK-47 उनकी दी हुई थी जी, RDX उनका दिया हुआ था और पूरी ट्रेनिंग उनकी दी थी। इवन उनको वायरलेस तक दे रखे थे ISI ने। उन दिनों फेंस नहीं थे बॉर्डर, फेंसिंग तो उसके बाद शुरू हुई है, तभी तो इतना वेपन आ गया, इतना पंजाब का जो आतंकवाद इतना फैला था। तो ये था माहौल। सर ये फेंसिंग और इसके बाद भी कितने वेपन्स एंट्री कर लेते हैं, पहलगाम, अभी तो इस पॉडकास्ट की शुरुआत हुई है, बहुत कुछ इस मंच पर आने वाला है सर। आपकी रुद्रपुर में पोस्टिंग कितने टाइम तक के लिए रही थी सर? रुद्रपुर में मेरी पोस्टिंग पूरे 1 साल रही जी। मेरी पोस्टिंग का ऑर्डर 25 जून को आया, 25 जून 93 जी, और 24 जून को एक एनकाउंटर हुआ था बाजपुर में। बाजपुर जो पुलिस स्टेशन एंड एरिया ऑफ नैनीताल, नाउ उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट जी, अर्शवाइल नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, वहां पे एक एनकाउंटर हुआ। 4 टेररिस्ट वर लोकेटेड इन अ फील्ड ऑफ गन्ने के खेत में,
और उसको पुलिस ने घेर लिया, फायरिंग हुई, एक टेररिस्ट मारा गया, राइट। बाकी 3 नहीं निकले तो इन्होंने घेरा डाल लिया, रात हो गई। तो पुलिस ने सोचा कि भाई अब रात हो गई, रात भर सिर्फ घेरा डालते हैं, जाने क्रॉस फायरिंग में हम ना मारे जाएं जी। तो उन्होंने घेरा डाल के पड़े रहे। अर्ली मॉर्निंग द टेररिस्ट टुक ए चांस, लीडर बीइंग हीरा सिंह। वहीं गलती हो गई उनकी। हाँ ना, उनसे गलती नहीं हुई। उन्होंने अर्ली मॉर्निंग में चांस लिया कि दिन आ गया तो हजारों की फोर्स है, हम तो बचेंगे ही नहीं जी। तो इसलिए बेटर है कि उन्होंने दिन निकलने से पहले एक तरफ के घेरे पे AK-47 का फायर किया और भाग गए। अच्छा, आप समझ गए। उसमें एक CRPF का जवान मारा गया, एक लोकल जवान मारा गया, राइट, और वो सफल हो गए। तो फ्रॉम पुलिस पॉइंट ऑफ व्यू इट वाज ए फेल्ड एनकाउंटर, करेक्ट, राइट, राइट, कि भाई हजारों की फोर्स से निकल के भाग गए यार 3 टेररिस्ट, जी, दिस इज अ टोटल फेलियर। करेक्ट। तो गवर्नमेंट ने उस टाइम के जो सारे जो वो था सेटअप उसको हटा दिया, SP SSP, राइट, जी, ठीक है। तो मतलब सबको जिम्मेदार मानते हैं कहीं ना कहीं, जिसमें आप भी शामिल थे ना, जिसके बदले में मैं आया, जिसके बदले में आप आए, सॉरी, राइट। राइट। तो 24 जून 93 का एनकाउंटर, बाजपुर एनकाउंटर, उसमें एरिया का गैंग लीडर मौके से भाग जाता है, पुलिस कैजुअलिटी करके भाग जाता है जी। I get the order on 25th, okay, and 26th I am in the area, and my joining, you will be surprised, my joining was not in the office, directly on the field, my SSP, I found him in a forest area, doing the morning shaving. तो and straight on the trail of the terrorist, कि भाई उनको पकड़ना है, this is the target। अच्छा, ये सारी चीज़ें ना ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही है और ये हम बॉलीवुड की कोई मूवी देख रहे हैं और बड़ा एक मतलब मेरे को भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, ये एक्चुअल जिंदगी में भी होता है, बट ये आपने एक्चुअली जिया है इस समय को। सच में हुआ। दिस वाज मेरी 30-32 पोस्टिंग हुई है 35 साल में, लेट मी टेल यू जी। उनमें से दिस वाज द ओनली वन जब मैंने रिपोर्टिंग जो है ना फील्ड में एक शेप बनाते हुए कमांडर को करी है। सर मैं आ गया हूँ आपके डिस्ट्रिक्ट में। उसने कहा लग जाओ अशोक, दिस इज द टारगेट, हीरा सिंह को पकड़ना है, जिंदा या मुर्दा, दिस इज द टारगेट। तो इस कारवां को अगर बढ़ाएं आगे और आपकी 1 साल की पोस्टिंग चली तो फाइनली हीरा सिंह, यस, फाइनली वी सक्सीडेड इन डूइंग द एनकाउंटर। In between there are a lot of stories, how to collect intelligence, how to make it better. You know, we were always behind 2 days. What used to happen, they will come, stay somewhere, ask for, वो आपसे 2 दिन आगे बढ़े चल रहे रहते थे। मेरे पास वो तो उसी अपनी स्पीड पे थे, मेरे पास सूचना 2 दिन लेट आती थी। ओके, समझ गए ना जी। जनता डरती थी, ठीक है, उनके यहाँ रुक रहे हैं, उनके यहाँ खाना खा रहे हैं, ठीक है। फिर जब वो चले जाएंगे तब कोई रिपोर्ट आएगी, वो भी पास पड़ोस से कि इनके यहाँ रुके थे, वो भी जेलसी में आएगी कभी कभी कि इनको पुलिस पकड़ ले, परेशान करे पड़ोसी को, राइट। मैंने क्या किया, मंच से बंद करवा दिया, मंच से डिक्लेयर किया मैंने कहा मैं किसी शरणदाता को जेल नहीं भेजने वाला अनलेस आई हैव अ कंप्लीट प्रूफ, 100% प्रूफ कि इन्होंने स्वेच्छा से उसको जो है सपोर्ट किया। मैंने AK-47 की सर पे कोई भी उसकी नोक पे बेचारे खाना दे रहे हैं, शेल्टर दे रहे हैं, वो अपनी खुशी नहीं दे रहे हैं। ये आतंकवाद इनके लिए भी उतनी त्रासदी है, इनके लिए भी पीड़ा, इनको कौन मजा आ रहा है। देयरफॉर ये जब मैंने डिक्लेयर किया तो मेरे पास सूचना आने लग गई, लोगों का डर कम हो गया। यू क्रैक द राइट। तो पहली बार ऐसा हुआ पिछले 7-8 साल में कि when terrorists were on the run and we were trailing, आप 2 दिन आगे चलने लगे। हाँ, मतलब हम उनको उनके पीछे थे, तो जनता के पीछे टेररिस्टों का डर निकला कि SP सबको सुरक्षा का आश्वासन दे रहा है, SP खुद बिना सुरक्षा के चल रहा है एक्सेप्ट 1 or 2 गनर्स जो होते हैं। ये जरूर था कि मैं अपनी AK-47 साथ में रखता था। दैट वाज द ओनली टेन्योर इन माय 35 इयर्स जब मेरे AK-47 मेरे राइट हैंड पे रहती थी, मेरे बेड पे भी टंगी रहती थी, फुली लोडेड। हाँ, फुली लोडेड। दैट वाज द ओनली 1 ईयर, अदरवाइज हमने हमेशा रिवॉल्वर से काम किया जी। तो और वो DIG बनने के बाद तो वो भी छोड़ दिया, राइट, समझ गए। जब तक ASP थे, SP SSP थे तब तक रखा और उसके बाद वो भी छोड़ दिया। बट AK-47 का एक ही टेन्योर मैंने किया 93-94, जब 24 घंटे मेरे हाथ में रहती थी, मेरे बेडरूम में भी टंगी रहती थी। तो ये जो हमारा वो शुरू हुआ
हमने टाइम गैप को कम करना शुरू किया, लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग की, इंटेलिजेंस हम पे आने लग गई। तो वो सबका इम्पैक्ट लकीली हमें 22 जनवरी 94 को मिल गया। अच्छा, द सक्सेसफुल डे, जिस दिन हमको सफलता मिली। तो बहुत बढ़िया। हाँ, वो दिन क्या था, से 4 दिन पहले 4 आपने दिन सफलता प्राप्त करी। हाँ, वो उसके लिए मीटिंग्स होती थी डीजीपी लेवल की, इंटरस्टेट मीटिंग होती थी, कैसे इस गैंग को पकड़ा जाए, मारा जाए। ठीक है, तो वो सफलता भी हमें उनकी गलती से मिल गई। अच्छा, क्या हुआ, 4 लोग आए, इंक्लूडिंग हीरा सिंह द गैंग लीडर। फिर शरण लेने कहीं पे। ये दे पार्क देमसेल्फ 9 किलोमीटर्स टुवर्ड्स दिल्ली फ्रॉम रुद्रपुर ओके, इन गन्ने का फील्ड। वो उनका सबसे फेवरेट होता था। गन्ने की फील्ड का एडवांटेज है ना, बाहर से कुछ अंदर दिखता नहीं है। हाँ। अंदर से आप जब चौंका के देख लो जी, आपको बाहर वालों को कुछ नहीं दिखेगा। करेक्ट। वहां कैंप किया उन्होंने, एक मोटरसाइकिल पे अपने 2 बंदे भेजे जी, उन्होंने कहा एक मोटरसाइकिल और अरेंज करके लाओ, चाहे लूट के लाओ चाहे चोरी करके लाओ। ठीक है जी, उससे हमें कल सुबह यहाँ के जो लीडिंग राइस मिलर है उसके बेटे को किडनैप करना है, 50 लाख रुपए मांगेंगे, क्योंकि हम 6 महीने से भाग रहे हैं, सारे फंड्स खत्म हो चुके हैं। उस टाइम का 50 लाख सोचो आज का करोड़ों में 20 करोड़ होगा। करेक्ट। तो चले गए दोनों। समहाउ उनका खाने के दौरान टसल हो गया आपस में, जो 2 टेररिस्ट थे जी, एक उसमें यंग था एक पुराना था। ओबियसली पुराना हीरा सिंह का ज्यादा बड़ा साथी होगा, तो उसने इसको माँ बहन में कुछ बोल दिया। यंग लड़का टॉलरेट नहीं कर पाया, उसका नाम बिट्टू था, जहाँ तक मुझे याद आया, या संदीप या बिट्टू ऐसे कुछ नाम था। तो उसने कहा तू मेरी बहन पे जा रहा है, उठा के उसने उसको चाकू मार दिया एग्रेशन में। तो वो क्रिटिकल स्टेज में आ गया। तो अब उसे डर लगा कि अब तो मैंने इसको मार दिया, तो मैं अकेला कैसे जाऊं हीरा सिंह के पास। करेक्ट। वो कहेगा दूसरा था, मैं तो, मेरे को तो छोड़ेगा नहीं हीरा सिंह। देन ही थॉट ऑफ इन्फॉर्मिंग द पुलिस। अच्छा, एंड आवर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स वर सच, वो अपने किसी जानकार के यहाँ गया, जानकार सीधा मेरे यहाँ गया। ओके, राइट। सो मॉर्निंग 8:30 I have this person, one of the terrorists and the other informer at my residence, telling me, sir, 9 kilometers down this place is Hira Singh sitting. What more do you want? What more did I want? Though that is what the exact feeling I had at that time. But afternoon, after everything was over, you know what I thought? I thought अगर ये trap होता तो we were gone. You would have been ambushed. Yes. एक एम्बुश का इन्होंने ही, इसी गैंग ने एम्बुश किया था just 1.5 years ago before my joining. जी. And the widow had met me. And then I came to know what they did. They fired at the legs of a home guard. Okay. होम गार्ड के पैर में गोली मारी, ये दिखाने के लिए कि यहाँ टेररिस्ट हैं। ऑब्वियसली वो थाने जाके बताएगा मुझे टेररिस्टों ने गोली मारी। अच्छा, राइट, मैं पुरानी कहानी बता। जी जी जी। तो वो थाने चले गया, थाने से जो एसएचओ था और जो सीओ था, यानी एसीपी रैंक का जो ऑफिसर जी, उसने सोचा मौका है यार, चलो चलिए कारवां लेके चलते हैं, टेररिस्ट यहाँ बगल में बता रहा है पुलिया के पास। वो बेचारे गए और वो पुलिया से सीधा एम्बुश ब्लास्ट, 50 मीटर तक बॉडी के पार्ट पड़े हुए थे। न्यूली मैरिड सीओ था उसकी। तो दैट्स व्हाट इट कुड हैव बीन अ ट्रैप जी, राइट। मतलब मे बी दे कुड हैव एम्बुश्ड मी बाय एंड सर्टेन टाइम। सर, ये जब हम फील्ड ऑपरेशंस करते हैं, एक रिस्क एनालिसिस करना भी बहुत डिफ़िकल्ट भी हो जाता है, बड़ा कठिन हो जाता है, बिकॉज उस समय हमारा ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम इम्प्रॉम्प्टो हम जाएं और हमारा जो टारगेट है उसको मीट करें। सर, आप कमांडर साहब सही बोल रहे हैं, पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज जी, न तो मैंने कभी अपनी लाइफ में सोचा था कि मैं इतना बोल्ड आदमी हूँ, राइट। समझिए आप इस बात, पता नहीं चलता ना आपको, अपनी पर्सनैलिटी का खुद पता नहीं। जी सर, नहीं, मैंने अपने को कभी लाइफ में सोचा था मैं इतना निडर हूँ। हमें हमारी क्षमता खुद ही नहीं पता होती सर, जब तक हम उस चीज से एक्सपोज नहीं होते सर। पर व्हाट आई कैन से अबाउट दिस डे 26 जनवरी, कि शाम के 4 बजे से पहले जी द टोटल फीलिंग वाज, जैसे फर्स्ट रिएक्शन, क्या बात है यार, मिल गया हीरा सिंह। फर्स्ट रिएक्शन वाज दिस, वो एक एड्रेनल रश होता है। यस,
एक आपके अंदर एक ऑब्जेक्टिव आ जाता है, तो हमने पर्पस। आप देखा ना था, सीधे अपनी गाड़ी उठाई, जिप्सी थी मेरे पास, ठीक है, एक पुरानी सी एक पिकअप भी होती थी, उसको छोड़ दिया, जिप्सी में हमने अपने 4 लोग जो मेरी गार्ड थी घर की उसको बैठाया, ठीक है, और अपनी AK-47 उठाई एंड वी वर ऑन द मार्च। मैंने गाड़ी में बैठने के वायरलेस से बोला कि भाई फोर्स भेजो, मेरे पास सूचना है, टेररिस्ट होने की सूचना है जी, तो फोर्स भेजो, राइट। द बैकअप वन। हाँ, तो उससे मैंने फोर्स की डिमांड करना शुरू किया। तो when I reached the spot, he hinted at this is the field where they are. So what I did initially, like if this is the field, I placed 3 of my guards in 3 corners, one here, one here, one here. Right. So triangulated type. हाँ, so that they cannot move out. हाँ, and then जगह बचेगी बाहर निकलने की। So now you imagine in the hindsight, पीछे मुड़ के देखें, एक स्टेज ये थे कि एक हाथ में मेरे वो टेररिस्ट था, एक हाथ में मेरे AK-47 थी, मेरा स्टाफ कोई मेरे साथ था नहीं। बिल्कुल। So if it was a trap, I was a sitting duck. Totally. So anyway, it was not a trap, it was the truth. Yes. Everything was the truth, and so I waited for the force to come. I did not make that mistake because I know that they are inside. अच्छा, And they were always on the advantage side. अच्छा, एक उनको ये भी उन्होंने भी कभी नहीं सोचा था कि 4 लोग आ जाएंगे हमें मारने। कोई हिम्मत नहीं करता था उन दिनों पुलिस में। उन्होंने सोचा होगा कि पूरी फौज आएगी, हाँ, पूरे हमले को लेकर आएंगे, सबको लेके आएंगे एक साथ। तो कोई हिम्मत ही नहीं करता था, थानों को सुनाने से पहले वेट करते थे कभी आ जाए। You had a surprise element with you. तो we had the surprise element. तो इसलिए उन्होंने डेयर नहीं किया, उन्होंने सोचा भाई फंस गया, आज तो लग गया हमको, लग गया, पुलिस का घेरा लग गया। तो फिर पुलिस आई, when the police I had about 100 men, तब मैंने उनको L shape में properly लगाया। Okay. And then we started firing. It was a 3 hours long firing. 3,000 rounds were fired, and finally we succeeded. What a courageous act, sir, I must say, because जो officer on ground उस समय field में होता है, ये वही समझ सकता है कि उसके ऊपर भी क्या बीत रही होती है, और उसके जो संगी साथी होते हैं उनकी सेफ्टी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके कंधे पर होती है। Yes. So I think it's a very calculative move, and at the same time, And luckily there was no police casualty. There could have been. That's even That great, was the sir. big. Because खुद बढ़ना सर आसान है, अपने साथ लोगों को आगे बढ़ाना सर वही ट्रू लीडर की क्वालिटी होती है सर। सर आपको थोड़ा सा मैं टेंजेंट में ले जाता हूँ, अगर आपके UN मिशन कोसोवो के बारे में बात करें सर, देयर यू वर ऑन डेप्यूटेशन एज द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। सो ये मेरे लिए भी एक अलग बात थी जब मैंने थोड़ा सा आपके बारे में रिसर्च करी थी। व्हेन यू गो ऑन एन एक्सटर्नल पोस्टिंग, एक्सटर्नल टू योर ओन इंडियन कॉन्टिनेंट, एंड वहाँ पे उनकी मातृभाषा अलग है, उनका व्यवहार अलग है, उनके हर एक चीज़ को प्रोटोकॉल्स अलग हैं। जब आप वहाँ पे SP बन के जाते हैं सर, तो क्या डिफ़िकल्टीज आती हैं, क्या चैलेंजेस आते हैं? एक कंफर्टेबल पोस्टिंग है या वो चैलेंजिंग है? आपका क्या नजरिया रहा सर उस समय? देखिए, कंफर्टेबल पोस्टिंग तो बिल्कुल नहीं है, पहले पॉइंट, क्योंकि यू आर डिस्प्लेस्ड, डिसलोकेटेड, तो बहुत कुछ नया सेटअप करना है आपको। दूसरा ये है कि वहाँ SP वाला सिस्टम नहीं था जी। we did not go there as a SP. ओके। हाँ, वहाँ 2 तरह के सिस्टम चलते हैं जी। या तो आप एक पूरी यूनिट के साथ जाते हो, राइट, आर्मी की यूनिट थी, जैसे हम कॉन्गो में जाते हैं। हाँ, यस, एग्जैक्टली, नेटो फोर्सेज है। यस सर। दूसरा थोड़ी सी CAPF की यूनिट्स भी थी, हमारी उस एंगल से RAF थी, रैपिड एक्शन फोर्स, ठीक है, तो उसको कमांडेंट जाएगा, तो वो कमांडेंट वाले रोल में ही जाता है। ओके। देन देयर इज एन एलिमेंट कॉल्ड UN सिवपोल, UN सिविल पुलिस। ओके। जिस रोल में आप वहाँ गए। हम गए जी। तो ये जो रोल है, आपको पता ही है, युगोस्लाविया में 7 स्टेट्स होते थे जी। और युगोस्लाविया कभी रशियन ब्लॉक का पार्ट माना जाता था। बिल्कुल सर। कहने को नाम था मार्शल टिटो, यस, बट बेसिकली रशियन ब्लॉक में काउंट होता था वेस्टर्न वर्ल्ड की ओर से। सो इट वाज काइंड ऑफ ब्रेकिंग दैट होल कंट्री। यस सर। तो सारा पुश कहाँ से आ रहा था, वी कैन मेक आउट। तो धीरे धीरे विद इन 10 years वो अब 7 देश बन गए। 95 में बोस्निया हर्जेगोविना से शुरू हुआ था जी। और फिर ऐसे ऐसे 7 के अलग अलग कंट्री बन गए। तो हम जहाँ गए थे वो कोसोवो था, वन ऑफ द स्टेट्स। करेक्ट। और वहाँ लड़ाई एल्बेनियन वर्सेस सर्बियंस की थी, ठीक है। सर्बिया इज द बिगेस्ट स्टेट ऑफ द युगोस्लाविया, करेक्ट, जिसमें जो हमारा जोकोविच है, टेनिस स्टार, यस सर, राइट, तो दे आर सर्बियंस।
तो सर्बियंस आर क्रिश्चियन, अल्बानियंस आर मुस्लिम्स. इट वाज फाइट ऑफ रिलीजन्स आल्सो, काइंड ऑफ. I think the entire world right now is fighting on the religious perspective. दैट्स सैड स्टोरी. Sad stories. यस. तो उसमें जो है हमारा जो रोल था, मैंने वॉर क्राइम इन्वेस्टिगेटिंग यूनिट में मेरे को मौका मिला. Okay. सिविल पुलिस के अलग अलग रोल होते हैं, कहीं थाने को मैनेज करना है, कहीं ट्रैफिक को मैनेज करना है, कहीं इन्वेस्टिगेशंस को मैनेज करना है. तो लकीली आई वाज इन इट वाज अ वेरी प्राइम यूनिट. They usually had mostly Westerners only in this unit. There were police of 52 countries, 52 देशों की, including US, Canada, England, Germany. So we had the experience of all police and they were close friends of ours. So war crime में आपको investigation perspective से बुलाया जाता था या मतलब कोई reporting purpose से, मतलब what would be your role of duty, sir? मैं जो है war crime investigation unit था वो. Right, sir. रिपोर्टिंग पर्पस तो खत्म हो चुका था. Okay. आपको कोसोवो की कहानी बता दूं. वो पहले सर्बिया था, मतलब यूगोस्लाविया था. जी सर. उसमें मेजोरिटी सर्बियंस की थी. तो इन्होंने कहा कि हमारे ऊपर अत्याचार कर रहे हो आप. तो अल्बानियंस ने, जो मुस्लिम्स, उन्होंने टेररिज्म फैलाया. करेक्ट. सपोर्टेड बाय अदर कंट्रीज. राइट. टेररिज्म फैला तो उन्होंने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की. जी. सर्बियंस कह लीजिए या यूगोस्लावियन गवर्नमेंट ने. तो उसको इन्होंने ह्यूमन राइट वायलेशन का नाम दिया. उस दौरान ह्यूमन राइट वायलेशन हुए भी, मतलब देवर मास ग्रेव्स, अगर आपने पढ़ा हो. जी सर. तो वो सब सीन आते थे कि लाइन फिर से खड़े करके 100 लोग मार दिए सर्बियन आर्मी ने. तो उसके बाद नेटो ने बम्बार्डिंग कर दी. जी. नेटो ने बम्बार्डिंग कर दी तो यूगोस्लावियन आर्मी जो छोड़ के अपने सर्बिया की तरफ रिट्रीट कर लिया. तो ये कोसोवो को उन्हें अबंडन कर दिया. ओके. तो यहाँ यूएन का एडमिनिस्ट्रेशन आ गया. ओके. UN administration, UN army, UN civil police, right? So we were part of UN civil police. जी. So we were investigating the war crimes. Okay. In the unit in which I was, there were all different units. जी जी. Someone was handling thanas, someone was handling traffic, someone was handling these crimes and these war crime investigations, someone was handling intelligence. So my role was to investigate what had happened in past. Okay. So we used to get complaints कि यहाँ पे इस गांव में मास ग्रेव हैं या कुएं में डाल रखे, तो हम कुएं में खोदते रहते थे, डेड बॉडी ट्राई करेंगे. कहीं हमें कंप्लेंट होती थी कि जब हम सर्बियन कंप्लेंट करेगा, अब वो सर्बिया चले गए कि हमारी प्रॉपर्टी इन्होंने कब्जा ली राइट्स के बाद, हमारे लोगों को मार दिया, भगा दिया, रेप करके ये कर दिया, और जैसे होता है. तो वो सारे केसेस को हम इन्वेस्टिगेट करते थे. कितना लंबा रहा था सर ये आपका टेन्योर? अगेन 1 ईयर. एंड कुछ सीखने को मिला, कुछ ऐसी चीज जो आपको अपने नॉर्मल कार्यशाला से बिल्कुल अलग लगी? देखो, सबसे ज्यादा सीखने को यही मिला कि जो यूरोपियन पुलिस है जी, और ऑलमोस्ट उसी पैटर्न पे अमेरिकन पुलिस है, हमसे बहुत डिफरेंट है. उनका पूरा मोडस ऑपरेंडी, सब काम करने का तरीका, हर कुछ डिफरेंट है, काफी ज्यादा. अच्छा बुरा? कुछ चीजें तो हमसे पुअर भी थी, पर अगर मैं कहूँ कि कुछ चीजें अच्छी भी थी. जैसे मैंने जर्मन्स को देखा, वो बहुत ही स्पेशलाइज जॉब करते हैं. एक बंदे को एक ही काम आता है, वर्टिकल. हाँ, पर वो जो आता है तो बहुत थोरोली आता है. इज द मास्टर ऑफ दैट जॉब. ऐसा मैंने भी सर महसूस किया था जब मैं लेट्स से आई वाज वेपन्स मेंटेनेंस ऑफिसर ऑन अ शिप. सो जब हम रशियंस के या इजरायलीज के साथ डील करते थे फॉर आवर ओन वेपन सिस्टम्स, तो एक आदमी अगर आता था तो अगर वो UI UX पे काम करता है तो उसी पे करेगा. एक आदमी एनालॉग टेक्नोलॉजीज में एक स्पेसिफिक लेट्स से जायरो पे काम कर रहा है, तो वो उसमें इतना सक्षम होगा कि वो उसका बाइबल बन जाता है सर. उनकी एक्सपर्टीज इतनी हाई होती है यार वो. और हमें यहाँ पे जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बनाया जाता है कि हमें हर एक चीज आनी चाहिए. और दूसरी प्रॉब्लम हमारे यहाँ है कि हम बहुत जल्दी बॉस बन जाते हैं. यस, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है. फिर बॉस बन के हम काम के लायक नहीं रहते. सर वो प्रॉब्लम बोली जाए या वो एक अच्छी बात बोली जाए, ये तो हमेशा एक डिलेमा रहेगा और एक आई एग्री. यस, परंतु मेरे ख्याल से जो एक्सपर्टीज की वैल्यू है ना, बनी रहनी चाहिए और वो टॉप लेवल तक भी जानी चाहिए. एक कमांडर अगर वो आप कैप्टन से उठ रहा है तो आखिर तक भी उसकी प्रोफिशिएंसी, एफिशिएंसी वो खत्म नहीं होनी चाहिए. वो खाली मैनेजरियल रोल में नहीं रहना चाहिए, ये मेरी सोच है सर. उसको ऑपरेशनल रोल में भी कमांड पूरी उसी एफिशिएंसी से आनी चाहिए.
एक्चुअली सर ये एक डायलेमा हमारे साथ हमेशा रहेगा बिकॉज हम लोग अपने एक प्रोग्रेसिव पाथ पर जब चलते हैं तो रोड मैप में हम हमेशा चाहते हैं कि पिरामिड स्ट्रक्चर में हम ऊपर जा सकें एंड ऊपर जाते जाते सर वो मैनेजरल रोल हमारे साथ जुड़ जाता है और वो जो टेक्निकल एक्सपर्टीज होती है वो कहीं ना कहीं पीछे कम छूट होती जाती है। सर आपने आर्टिकल 370 मूवी ज़रूर देखी होगी, जी है ना सर। अब कई लोग उसे काल्पनिक कहते हैं, फिक्टिशियस कहते हैं, कई लोग उसे सच मानते हैं। मेरा पर्पस आपसे ये पूछने का रीज़न ये है सर, आप पुलिस डिपार्टमेंट में आपने अपनी पूरी ज़िंदगी दी है सर। आर्टिकल 370 से वेदर इट इज़ फिक्टिशियस, काल्पनिक या उसमें कुछ सच्चाई है, आपकी क्या धारणा है सर कि ये जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स होते हैं, चाहे वो हमारे लोकल पुलिस के सपोर्ट से ऊपर आए या वो हमारे पॉलिटिशियंस के सपोर्ट से ऊपर आए सर, इस चीज़ में आपके पर्सनल व्यूज़ क्या हैं कि इसमें कुछ सच्चाई है, कहीं हमारी गलतियां हैं जो हम स्वीकार नहीं करना चाहते? योर व्यूज़ ऑन इट सर। देखिए, बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, नंबर एक। बहुत सारे डिसीजंस होते हैं, नंबर दो। राइट, तो कई बार वो डिसीजन सही चला जाता है आपके ही इंटरेस्ट में, तो कई बार नहीं होता है। ये तो फॉर श्योर है, इसमें 1% डाउट नहीं है कि जब भी आर्टिकल 370 का डिसीजन लिया गया, इट वाज अ वेरी वेरी पुअर डिसीजन। मैं नहीं सोचता कि कोई भी आदमी अपनी ओर से जानबूझ करके गड्ढे में पड़ेगा या गलती करेगा, गलत डिसीजन लेगा। बट जो भी डिसीजन जिन भी परिस्थितियों में लिया गया, जो भी डिसाइडर्स थे उस टाइम के, इट वाज अ वेरी पुअर डिसीजन। मैंने पूरी इंटरनल सिक्योरिटी पे किताब लिखी, इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, 2014 में लिख दी थी। आज 25 में उसका 7वां एडिशन आया। टिल 2019 मैं आपको आज बता रहा हूँ, इस बुक को सभी यूपीएससी वाले पढ़ते हैं। मैंने पता है क्या मेंटेन किया था? माय सेंटेंस रिटन इन द बुक वाज, इट इज ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टू रिमूव 370। जो कि हुआ नहीं, और जो हो गया तो इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिया गवर्नमेंट, वो अलग बात। 2019 तक हाँ, 2019 आपकी तक विचारधारा वही रही। मैं ये सोचता था कि अब ये इतनी बड़ी गलती कर दी, अब वो गलती को सुधारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। क्या समझा जी? तो उससे हमें कुछ मिला थोड़ा ही। 370 से पूरा एरिया आइसोलेटेड हो गया, इंटरमिंगलिंग हो नहीं पाई, ठीक है। और वो अपने को एक अलग कंट्री सा मानने लग गए। आइसोलेट भी और अलग कंट्री। वो तो पहले तो प्रधानमंत्री बोलते थे, फिर बाद में चीफ मिनिस्टर बोलने लगे जी। शुरुआती दौर में सीएम ऑफ कश्मीर वाज कॉल्ड प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो जब भी अलाउड हुआ, इट वाज अ बिग ब्लंडर। पर मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि किसी व्यक्ति विशेष की उसमें पर्सनल गलती है। जो मैं कहता हूँ, परिस्थितियों में कई बार डिसीजन लिए जाते हैं। दिस वाज अ वेरी वेरी रॉन्ग डिसीजन फॉर इंडिया। जो मूवी में दर्शाया गया है, जितना हमारे कश्मीरी पंडितों के ऊपर जो भी अत्याचार हुआ, उसमें जो अगर हम एक पुलिसिंग डिपार्टमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं, पुलिसिंग डिपार्टमेंट का पर्पस यही होता है, सेफ गार्डिंग दी सिटीजन ऑफ इंडिया। तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी की तो चूक रहती ही है। Certainly, big failure of everyone. The whole system, the whole government, state government, central government. And the mindset also. Mindset में तो गड़बड़ हो गई, तभी तो नहीं तो इमीडिएट एक्शन लेते ना जी। आप सोचिए, लाखों लोगों को पूरा कश्मीर छोड़ना पड़ा और हम उनको सिक्योरिटी का कोई फीलिंग ही नहीं दे पाए जी। बाकी बात छोड़िए, कोई एक होता है ना, जैसे मैं कभी मैं रुद्रपुर में गया तो मैं ये था कि जनता में सिक्योरिटी का वो डालना है कि कुछ सिक्योर है एरिया। वहाँ तो ओपनली दिख रहा है कि यू कैन नॉट सिक्योर द पीपल, तो जनता क्या करेगी? उनको तो भागना ही पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इट वाज ओवरऑल अ बिग फेलियर ऑफ द सिस्टम। और 370 मुझे लगता था कि वो इतना बड़ा इशू पाकिस्तान के हाथ में मुद्दा मिल चुका है उसको, कि वो इसको इंटरनेशनलाइज कर देगा। जो उसने ट्राई की जी। सफल नहीं हुआ। 19 में उसने ट्राई किया, दे टुक इट टू द यूएन, 370 कैसे हट सकता है, परंतु वो सफल नहीं हुआ, अलग बात है। इसका मतलब वो हमारी सफलता थी, नई गवर्नमेंट की सफलता थी जी। कि वो 370 को हटा पाए। मैं कह रहा था 370 हटना तो चाहिए, पर इसको हटाना इम्पॉसिबल है। अच्छा, क्या समझ? राइट, 370 हटना चाहिए क्योंकि ब्लंडर है, ब्लंडर ऑफ हिस्ट्री जी। हटाना चाहिए इंडिया के इंटरेस्ट में, देश के इंटरेस्ट में। किंतु हटा पाएंगे कि नहीं, आसान नहीं लगता। क्यों? पाकिस्तान सोचता था आग लग जाएगी, दंगे हो जाएंगे, जैसे बुरहान वानी पे हुआ था ना, पूरा कश्मीर जल जाएगा, और नहीं भी जले तो इंटरनेशनल जन हल्ला मच जाएगा, यूएन जो है सैंक्शंस कर देगा। क्या समझो, दोनों फ्रंट पे हमारी सरकार को सफलता मिली।
करेक्ट। हमने 370 सक्सेसफुली हटा दिया। उसके बाद कश्मीर की वायलेंस 1/3 पे है। जो वायलेंस 2019 से पहले थी, आज की तारीख में उसका 1/3 है। और आजकल न्यूज़ में कुछ सुनने को भी नहीं आता। वो तो एक अलग बात है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द रेगुलर सिनेरियोस। यस बहुत ज्यादा। अरे पथराव तो जीरो हो गया, पथराव जीरो हो गया। सारा ISI मोटिवेटेड था। पर डे का 400 रुपया देते थे उन दिनों, लेबर रेट से डबल है। जी सर। हाँ, तो ISI रिक्रूट करते थे यूथ को, बेरोजगारियों को। सर हमने आर्टिकल 370 की बात करी और हमने पाकिस्तान की भी बात करी सर। अभी हमारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे हमारा जिक्र होता रहता है इंडो पाक के वॉर्स के बारे में, 1965 के बारे में बात करते हैं, 1971 के बारे में बात करते हैं। 1971 के बाद पाकिस्तान को समझ आ गया था कि वो डायरेक्ट कन्फ्रंट करके इंडिया से जीत नहीं सकता, तो उसने अपनी एक नई प्रॉक्सी वॉर की पॉलिसी बनाई जी। आपने भी सर कई सारे प्लेटफॉर्म्स पे पाकिस्तान के 1971 के बाद की जो प्रॉक्सी वॉर सिनेरियो के बारे में बात करा, जिसमें हमारे पास 1993 एंड देन 2006 मुंबई ब्लास्ट, फिर 2001 के पार्लियामेंट अटैक्स, 2008 का मुंबई अटैक, 2016 पठानकोट एंड उरी अटैक्स, 2019 पुलवामा एंड अब फाइनली 2025 में पहलगाम। सर आपको क्या लगता है सर, ये मैं शब्दों के उसमें खेल में ना जाके, पाकिस्तान कभी बदलने वाला नहीं है जो मुझे भी महसूस होता है सर। उसके पास एक ही मुद्दा है, उसकी गवर्नमेंट के पास एक ही मुद्दा है, जिंदा रहने का और अपनी जनता को गुमराह करके डटे रहना, उस चेयर में बैठे रहने के लिए कि इंडिया के अगेंस्ट एक प्रॉक्सी वॉर स्ट्रैटेजी वो कंटिन्यू करे सर। अब पहलगाम में एक लेवल थोड़ा और बढ़ चुका है, जिसमें हमारी सरकार ने भी कुछ दृढ़ निश्चय लिए एंड वी वेंट इनटू डायरेक्टली इनटू द हार्ट ऑफ द सिटीज एंड हमने कुछ ऐसे एक्शंस लिए जो हमारा दुश्मन कभी सोच भी नहीं सकता था। आपको क्या लगता है पहलगाम के बाद अभी ये जो साइलेंस चल रहा है, वो कहते हैं ना कि एक तूफान के आने से पहले हमेशा एक साइलेंस आता है, जब इतने सारे इंटरवल्स, इतने सारे सालों में सर पाकिस्तान ने कभी ना कभी कुछ ना कुछ हरकत करता रहा है, अब आपको क्या लगता है सर नेक्स्ट हरकत क्या हो सकती है और कितनी बड़ी भी हो सकती है, जब यहाँ पे अमेरिका भी उसे सपोर्ट कर रहा है, ओपनली ओपन डोमेन में कर रहा है। बाकी मैं आगे आपसे टैरिफ वॉर्स के बारे में डिस्कस करूंगा। आपका पर्सनल इसमें क्या ओपिनियन? मेरा पर्सपेक्टिव है ना, पहले तो बता दें पहलगाम क्यों हुआ। राइट सर। दोनों तीनों बातों पे मैं अपना पर्सपेक्टिव बताता हूं। बिल्कुल सर। 71 के बाद जैसा आपने कहा, पाकिस्तान को क्लियर हो गया कि डायरेक्ट वार में नहीं जीत सकते, तो प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी आई। प्रॉक्सी वार की स्ट्रेटजी में ISI ने एक डिक्लेयर्ड मोटो उसने वो किया, उसके डॉक्यूमेंट्स में रहता है, टू ब्लीड इंडिया थ्रू 1000 कट्स। करेक्ट सर। तो इंडिया को इतने छेद पैदा कर दो कि वो खुद ही ब्लीड होकर के खत्म हो जाए। सो दे आर डूइंग ऑल ब्लैक इकोनॉमी। ISI और भुट्टो जी की पॉलिसी है। भुट्टो ने बोला था उसको ISI इंप्लीमेंट कर। करेक्ट सर, करेक्ट। भुट्टो वाज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दिस। करेक्ट। तो तब से पंजाब टेररिज्म शुरू हुआ। पंजाब टेररिज्म जब पीक पे आया, उन्होंने कश्मीर टेररिज्म शुरू कर दिया, वहां पे एथनिक क्लींसिंग किया, वो वहीं का ISI से गाइडेड था जी। ठीक है। तो उसके बाद जब वहां पे उठ गया, फिर पूरे देश में फैला दिया। मुंबई ब्लास्ट, पार्लियामेंट अटैक, फिर से गया ये लखनऊ, बनारस, सब जगह पे अटैक, बम ब्लास्ट। सो दिस इज हिंटरलैंड टेररिज्म। तो कुल मिला के पूरे देश में उन्होंने, फिर ये ड्रग्स वार, ड्रग्स में तो वार है, because all the money for terrorism is coming from drugs, drug smuggling। तो ये सारा वो कर रहे थे जी। ठीक है। तो उनके इरादों पे सबसे बड़ी चोट लगी 2019 में। ओके। ठीक है, क्योंकि वो तो सोच रहे थे ना, जब जिस तरह से कश्मीर में बुरहान वानी का वो आया था, जिस तरह से स्टोन पेल्टिंग हो रही थी, जनता खड़ी हो कि कश्मीर एक दिन आजाद हो जाएगा, वो सोचते थे। तो 19 तो उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। इट सच ए सक्सेसफुल ऑपरेशन, सच ए सीक्रेट ऑपरेशन, किसी को हवा ही नहीं लगी। तो वो 370 का जो सक्सेसफुल होना था, इनके लिए बहुत बड़ी ब्लो था। सारे लॉन्च पैड्स को देखिए डिस्ट्रॉय करा गया था। यस, तो वो सबसे बहुत बड़ी ब्लो था, क्योंकि इनके हाथ से मुद्दा ही निकल गया। करेक्ट। अब पाकिस्तान डेमोक्रेसी तो है नहीं जी। अगर डेमोक्रेसी हो तो वो कहीं हो सकता है आपस में हम कोई पॉलिटिकल सेटलमेंट हो जी। पाकिस्तान तो प्योरली आर्मी कंट्रोल्ड है, आर्मी रूल्ड है जी। ठीक है ना। और ISI का आधा राज ISI का है उसमें। तो उनकी रोजी रोटी कहाँ है? एंटी इंडिया रेटोरिक पे है। ठीक है ना। कश्मीर बचाओ,
उसके रेटोरिक पे है। तो उनके हाथ से मुद्दा निकल गया। अगर ये और- चला जाएगा तो कैसे राज करेंगे? और छोटे छोटे बच्चों को टेररिस्ट बनाने यस, इसीलिए ना, इसी मुद्दे पे कर, जी तो फिर वो पाकिस्तान पे राज कैसे करेंगे? करेक्ट। कश्मीर का मुद्दा उनके हाथ से चला जाए तो फिर वो जनता का बेवकूफ कैसे बनाएंगे? वो तो इसी नाम से राज कर रहे हैं ना, कि हमें इंडिया से लड़ना है, कश्मीर को आज़ाद कराना है, रेडिकलाइज करते हैं, बच्चों को ट्रेन करते हैं और फिर यहाँ अटैक करवाते हैं, जैसे मोहम्मद और लश्कर तैयबा जैसे संगठनों को खड़ा करते हैं। ये उनके काम है। जी सर। तो पहले 2019 का में 370 हट गया और कोई इंटरनल हंगामा नहीं हुआ, कोई इंटरनेशनल हंगामा नहीं हुआ, तो उनके लिए बहुत बड़ी चोट थी। उसके बाद जो है ना, फर्दर 2 चोट और लगी है। पहलगाम क्यों हुआ? 2024 में इलेक्शन हो गए और पिछले 75 साल का सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए उसने। ये इसका मतलब इंडियन गवर्नमेंट की बड़ी सफलता है ना। इसका मतलब जनता ने आपके उसको एक्सेप्ट किया है। 370 हटाने के पक्ष में है जनता और इतना खुल के आके वोट कर रही, होलहार्टेडली तो हाँ, सपोर्ट कर रही। उससे उनकी और जमीन खिसक गई पैरों की। अब तो कश्मीर की जनता भी हमारे साथ नहीं रहेगी, वो इधर जा रही है। और लास्ट नेल इन द कॉफिन वाज फलता फूलता टूरिज्म। इतना टूरिज्म हो गया, उसने भी सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। शायद 1 करोड़ प्लस फिगर ऑफ ए सीजन। तो इसलिए जनता अपने साथ थी, उनको लग रहा था हम इकोनॉमिकली डेवलप हो रहे हैं, यहाँ पे रेल नेटवर्क बढ़ रहा है, रोड नेटवर्क बढ़ रहा है, सब कुछ हो रहा था। तो पहलगाम हुआ है, इस सब का इम्पैक्ट है पहलगाम। फ्रस्ट्रेशन आईएसआई में और आर्मी में फ्रस्ट्रेशन थी कि हमारे हाथ से तो मुद्दा गया जी, इसलिए पहलगाम हुआ। अब जो आप कह रहे हो कि पहलगाम के बाद अब वो दोबारा वार होगा, जो आपने वो बोला है, तो मैंने आर्टिकल जो है 10-11 मई को ही मेरा आर्टिकल आया है। अच्छा, इसी साल? यस, जस्ट आफ्टर 9th को, 10 को मॉर्निंग में हमने वो किया ना, 10 को सीज फायर हुआ जी सर। तो 2-3 दिन में ही मेरा उसके बाद आया है। प्रिंट में भी है जी और उसमें भी है, दैनिक जागरण। विल गेट दिस आर्टिकल सर। हाँ, तो वो मैं ये कह रहा हूं कि ये तो हमारी सेमीफाइनल विक्ट्री है, फाइनल तो अभी बाकी है। सर, अगर आप फाइनल का जिक्र कर रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर विदाउट अ फुल फ्लैश वॉर हमारी गवर्नमेंट, हमारी आर्म फोर्सेस ले सकती है? इसमें सर एक पहलू को अगर हम थोड़ा समझें सर, आज़ाद जम्मू एंड कश्मीर एंड गिलगित बल्तिस्तान सर, जो कि एक पाकिस्तान का बफर बना हुआ है, आज की डेट में वहाँ की जो जनता का जो सेंटिमेंट्स हैं वो भी एंटी पाकिस्तानी बन चुका है सर। इस सबको नजरिए में रखते हुए आप क्या सोचते हैं सर कि नेक्स्ट स्टेप विल बी पीओके सर, ऑक्यूपाइंग और कैप्चरिंग और देखिए टेकिंग कंट्रोल? सीधी सी बात है, पीओके में जो जनता है वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। उनको पता चल चुका है पाकिस्तान न तो कोई अमीर देश बना न वो डेमोक्रेटिक देश बना, तो उनका भी तो वहाँ ऑक्यूपेशन ही है जी, इट इज ऑल्सो पाक ऑक्यूपाइड, है ना जी। तो जनता को ये समझ आ चुका है, जनता उनके साथ नहीं है। पर जनता की कितनी चलेगी, वो इशू है ना। इशू ये है कि जो हमने कहा फाइनल वार जब होगा, फाइनल बाकी है मैंने कहा, तो फाइनल कब होता है? वो एकदम 2-4-6 महीने में भी हो सकता है और वो 10-15 साल बाद भी हो सकता है। फाइनल होगा। फाइनल जब होगा, मुझे ऐसा लगता है जो वर्ल्ड इंटरनेशनल फोर्सेज हैं जी, उसका बैलेंस ऑफ पावर भी देखा जाएगा, ठीक है ना। वो फाइनल खाली इंडिया पाकिस्तान का नहीं हो सकता। अब भी तो पाकिस्तान के साथ खड़ा था चाइना जी। इस लड़ाई में पाकिस्तान, चाइना और टर्की तीनों मिलकर एक साथ लड़ रहे थे इंडिया के अगेंस्ट। बिल्कुल सर, ठीक है, ओपनली लड़ रहे थे। पर क्या पता अगले फाइनल में सेम इक्वेशन ना हो। जिस तरह से इसके बाद अमेरिका इनके खुल के साथ आया है ईरान इजराइल के चक्कर में जी, बाकी ठीक है ना, तो वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। इन दैट केस चाइना पाकिस्तान के साथ क्या खड़ा रहेगा, इंडिया की क्या स्ट्रेटजी होगी? तो फाइनल होना बाकी है। ये जरूर है कि इंडिया को जब फाइनल होता है, जिस तरह वो कश्मीर को मुद्दा बनाए हुए हैं जी, अब इंडिया को भी पीओके को मुद्दा बनाना चाहिए कि फाइनल हो तो उसका भी डिसाइड हो जी, है, वो भी तो हमारा है। बट आपको क्या लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का मैंडेट, चाहे वो डिफेंस मिनिस्ट्री हो चाहे वो होम मिनिस्ट्री हो, उनका मैंडेट क्लियर है कि क्या वो पीओके को चाहते हैं? जैसे जब सरकार आई थी तो काफ़ी टाइम पहले कहीं ना कहीं इसका विवरण हुआ था कि आने वाले वक्त में पीओके हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा। देखिए, एक स्टेज थी, प्रॉब्ली इंडिया ने कहा भी
जैसे शिमला समझौता भी यही कहता है, लाइन ऑफ कंट्रोल को एक्चुअल बना लेते हैं जी। ऑपरेशनल लाइन है। कभी कभी बीच में बात भी हुई कि उसी पे हम फाइनल सेटलमेंट कर लेते हैं, परंतु सेटलमेंट तो हो नहीं रहा, वो तो पूरे देश में टेररिज्म फैला रहे। जी। तो इसलिए मेरे विचार से गवर्नमेंट ने अच्छा ही कहा है कि अब पीओके पे भी क्लेम करना शुरू किया है। पहले पीओके पे हम क्लेम नहीं कर रहे थे बीच के दिनों में, ये मेरी सोच। सर फिर ये बातें काफ़ी लंबी स्ट्रेच होती जा रही हैं, मतलब ये आज के पिछले साल की बात नहीं है, ये मेरे ख्याल से मुद्दा कई सालों से हमारे गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं इसके बारे में डिस्कशन फोरम में आया ही आया है, बट हमारा क्लियर मैंडेट ना हमें आज तक नहीं समझ आया। मुझे नहीं लगता हमारे दर्शकों को भी ये क्लियर मैंडेट कभी समझ आया होगा। सो सिंस आपने ये बात बोली, आप प्रिडिक्ट करते हैं कि ये सेमी वॉर था, अब एक बड़ा वॉर होने वाला है, हमें आज तक नहीं होने वाला है, नहीं मानेगा, आई मीन टू से कि हो सकता होगा, है, कभी ना कभी तो होगा, कभी ना ये कभी बात होगा। अलग है कि वो अभी हो विद इन अ ईयर और वो 10, 15, 20 साल बाद हो। So the purpose of this podcast is to gain something from your strengths, your intellect, and your vision, and the way you feel about this entire scenario, sir. हमारी जो दर्शक हैं सर, कई लोगों को ये चीज़ें दिमाग में खटकती भी हैं कि हमें खुद को नहीं पता हमारा क्लियर मैंडेट क्या है। क्या हम पीओके चाहते हैं कि हम कैप्चर करें, क्या हम नहीं चाहते हैं। आज की डेट में पीओके के जो वहाँ के सिटीजन्स हैं वो खुद कन्फ्यूज्ड हैं। अभी तो मैंने न्यूज़ में देखा था सर कि वहाँ पे वो पाकिस्तान की जो यूनिफॉर्म्स हैं आर्म फोर्सेस की, उनको 10-10 रुपए में बेच रहे हैं, बैटन्स के साथ, उनके हेलमेट्स, उनकी यूनिफॉर्म्स डिस्प्ले पे लगा के 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो जब इतना आक्रोश उनके अंदर है तो, और साथ साथ इंडिया को एक एक्सटर्नल एजेंसी या एक एक्सटर्नल गवर्नमेंट से, इंक्लूडिंग यूएस से, इतना प्रेशर आ रहा है सर। वी आर राइट नाउ रनिंग इन 100% टैरिफ्स ऑन आवर फार्मर्स just because we were buying the Russian oil। और खुल के अमेरिका, चाहे वो क्रिप्टो करेंसी हो रहा है, राइट जब हमारा ये ऑप सिंदूर हो रहा था, तब खुद कश्नर, हमारे ट्रम्प साहब के बच्चे, वहां पे आके क्रिप्टो करेंसी का डील्स कर रहे थे। पाकिस्तान का साथ फिर दिया है। आईएमएफ से भी उनको फंडिंग दिलाई गई। आज की डेट में उनके खुद के चीफ वहां पे अपना सो कॉल्ड वो कौन से मिनरल्स होते हैं सर, वो रेयर मिनरल्स लेके डिस्प्ले में दिखा रहे हैं, एंड फोटोग्राफ्स आर आउट। एंड जो अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं वो भी ओपन फोरम में आके एक सपोर्ट दे रहे हैं उन्हें, जबकि हमारे प्रधानमंत्री जी और हम ट्रम्प जी के इतने क्लोज रिलेशनशिप रहे हैं और हमने कितनी अमेरिकन डील्स करी है। सो ये क्लियर मैंडेट जो पीओके का है सर, एंड व्हाट is going to happen in the future, ये एक ऐसा मुद्दा है सर जो कहीं ना कहीं हमारे साथ जुड़ा रहेगा, बिकॉज कहीं ना कहीं हमारे भी इनोसेंट लाइफ हमेशा ऐसी चली जाती हैं सर। देखिए, अगर हम हिस्ट्री में जाएं जी सर, तो हिस्टोरिकली देखें तो पीओके क्लियरली इंडिया का पार्ट होना चाहिए। बिल्कुल सर। वैसे तो पूरा का पूरा कश्मीर इंडियन भारतीय संस्कृति से जुड़ा था जी, और तो संस्कृत का हेडक्वार्टर माना जाता था उसको। आप सिविलाइजेशन की जब बिगनिंग की बात करेंगे तो कश्मीर वाज एक्चुअली द प्लेस वेयर द एंटायर सारे जो एक्चुअल जो पंडित होते, जो थिंकर्स थे वर्ल्ड के, वो लोग वहां के बैठ के मेडिटेट करते थे सर। तो वो सब वहीं थे। अगर हम रिसेंट हिस्ट्री की बात करें जी सर, ये सारा एरिया महाराजा रंजीत सिंह के टाइम का जीता हुआ था जी सर, उनके उसमें था। फिर उन्होंने इसको आगे वो दे दिया अपने सिपा सलार को, गुलाब सिंह को, ठीक है ना, इसको डोगरा डायनेस्टी को। तो तब से डोगरा डायनेस्टी के पास था जी कश्मीर जी। डोगरा डायनेस्टी के 1947 में वंशज कौन थे? महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है। और उन्होंने वो हमारे साथ पैक्ट, महाराजा हरि सिंह ने इनिशियली दिल्ली डेलिंग किया जी जी, ठीक, एग्रीड, दिल्ली डेलिंग किया। बट जब बट जो हमारा पार्टीशन की शर्तें थी जी, पार्टीशन तो ये कहता था ना कि जितने 600 प्रिंसली स्टेट थे हमारे जी उस टाइम, कि जो प्रिंसली स्टेट जिसको भी ज्वाइन करना चाहे ज्वाइन कर सकता है। करेक्ट। जो भारत को ज्वाइन करना चाहे भारत को कर ले, जो पाकिस्तान में, राइट। तो उस शर्त के हिसाब से जब महाराजा ने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया जी, तो इट इज क्लियर, पूरा कश्मीर हमारा हुआ, क्लियर। तो ये तो कहीं ना कहीं उस टाइम की जो डिसीजन मेकिंग है उसकी गलती है कि वो एलओसी पे रुक गए जी, आप समझ गए ना? करेक्ट सर। हाँ, और अब वो दोनों तरफ क्या माहौल बनता है उस पर डिपेंड करता है। बट अगर अब मैंने हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दे दिया कि जब पूरा कश्मीर महाराजा हरि सिंह के अंडर में था
और उन्होंने ट्रीटी ऑफ एक्सेशन साइन कर दी, जी। तो फिर पूरा कश्मीर भारत का हुआ। बट फ्यूचर पर्सपेक्टिव क्या रहेगा सर पहलगाम के बाद? देखिए, पहलगाम के बाद फ्यूचर पर्सपेक्टिव यही है कि जिस तरह खुल करके अमेरिका पाकिस्तान के साथ आ गया है, जी, तो इतना आसान तो नहीं है, करेक्ट। ठीक है ना। और मुद्दा यही है सर। हाँ, इतना आसान नहीं है, और कहीं ना कहीं पाकिस्तान ने अपनी लोकेशन का फायदा उठा रहा है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन जो है, पहले वो एंटी रसिया में अपने को अमेरिका को बेच देता था अपने यहाँ, जी, बेस बनाने देता था। उनको लगता था भाई ये हमारे लिए एक फ्रंट खड़ा हो जाएगा, हमें एक लोकेशन मिल रही। अब यही चाइना के अगेंस्ट इसको लिख सकता है। यद्यपि बीच में पाकिस्तान पूरा चाइना के साथ चल रहा था, पिछले 15-20 साल दोनों नेक्सस में थे आपस में, जी, एंटी इंडिया। पर सडनली जो है ना, अमेरिका खुल के जो इनके साथ आया है पाकिस्तान के, तो इससे फिर इंटरनेशनल रिलेशंस का सिनेरियो बदलेगा। कहाँ ठहरता है अभी टाइम बताएगा, ये बैलेंसिंग एक्ट अभी टाइम लेगी टाइम लेगा। कि चाइना वापस पाकिस्तानी को हेल्प करेगा जिस नहीं, तरह इस that will बार भी depend. ऑप्शन दूर के टाइम पे भी तो फुल्ली उनके साथ था, वो तो उनके साथ प्लान्ड था उनका। जी। हैं। बट आगे की जो विचारधारा कैसे आगे खुल के मैंने कहा आएगी? ना, वो समय बताएगा, क्योंकि ट्रम्प को भी अनप्रेडिक्टेबल माना जाता है। हैं। तो टाइम विल टेल। जी, और ये इस पे बहुत, मैंने कहा ना, इक्वेशन खाली इंडिया पाकिस्तान नहीं होगी, चाइना और अमेरिका के क्या स्टैंड रहते हैं उस पे भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। बट इसमें आपका कोई पर्सनल व्यू रहेगा जहां आपको लगता है कि आपकी विचारधारा ये बोलती है कि ऐसा कुछ खुल के आ सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, चाहे वो पाकिस्तानी का अमेरिका के साथ गठबंधन हो, चाहे वो चाइनीज़ के साथ हो, या हमारा एक स्टैंड हो कि रशिया हमारे साथ ज़्यादा खुल के आए, देखिए, इजरायलीज हमारे साथ खुल के आए। स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी में बिलीव करते हैं, जी, ठीक है, ये हमने कई मंच पे बोल भी दिया है। तो हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम करेंगे, चाहे हमारा नेशनल इंटरेस्ट रसिया से पूरा होता हो, अमेरिका से पूरा होता हो, या चाइना से पूरा होता हो। हम किसी एक के पाले में नहीं बैठने वाले, ये हमारा शुरू से रहा है, और वो ठीक भी है, क्योंकि हम अपने आप में एक बड़ी पावर है। हम कोई छोटा मोटा वो नहीं है कि हमें किसी का प्रोटेक्शन चाहिए। सर इस स्ट्रैटेजी से, ये जो आपने स्ट्रैटेजी के बारे में बताया Strategic सर, autonomy। यस सर, कई बार हम अननोन एनिमीज भी क्रिएट करते हैं, वो बात आपकी सही नोन है, और अननोन एनिमीज। वो बात आपकी सही है। उसी की वजह से अभी हुआ कि अमेरिका एंटी हो रखा है, जी, राइट। जस्ट बिकॉज But- वी आर बाइंग Yes. सो कॉल्ड ऑफिशियली वी आर बाइंग द रशियन ऑयल, जबकि पूरा यूरोप और कहीं ना कहीं अमेरिका भी कुछ ना कुछ परचेज मेन कर रहा पॉइंट है। वो है ही नहीं। मेन पॉइंट ये है कि इंडिया ने आज तक अमेरिका को कहीं बेस बनाने नहीं दिया, करेक्ट। और पाकिस्तान एक चुटकी में देता है। जी, वो है फर्क, कि वो अलाइंड होने को पूरी तरह तैयार है, बिल्कुल। हम तैयार नहीं है। हम कभी चाइना से भी फुल्ली अलाइंड नहीं हो सकते। हम उनका भी बेस बनाने में हाँ, अग्री नहीं करते। हाँ, हम कहीं चाइना कहे कि आप हमसे मिल जाओ और अमेरिका के एंटी खड़े हो जाओ, हम वो भी कभी नहीं तैयार होंगे। हमें अपना इंटरेस्ट देखना है, हमें चाइना का इंटरेस्ट नहीं देखना, हमें रशिया का इंटरेस्ट नहीं देखना, हमें अपना इंटरेस्ट देखना है। इसलिए वी आर ए ग्रोइंग पावर। अगर या तो हमारी पावर जल्दी से, जो विकसित भारत 2047 है, अगर वो 35 तक पूरा हो जाए तो नथिंग लाइक इट, तो फिर तो अपने आप सब लोग सीधे हो जाएंगे। अभी हम ग्रो कर रहे जी, हैं, और अकेले दम पे हम अमेरिका से लड़ नहीं सकते इस टाइम। इसलिए ब्रिक्स में भी हम मेंबर हैं, जी, है ना, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना वाला जो ब्रिक्स है, जी, ठीक है ना। तो उनका भी हम साथ लेते हैं, पर खुल के किसके साथ हैं, सिर्फ उनके साथ, किसी इस शर्त पे नहीं रहना चाहिए कि आप सिर्फ हमारे रहोगे, किसी और के साथ नहीं जाओगे, करेक्ट। राइट। तो हमें अपनी ऑटोनॉमी बचा के रखनी है, और बैलेंस ऑफ पावर भी देखना है। इसलिए मुझे नहीं लगता कोई इंडिया अपनी ओर से कोई वो करेगा, अनलेस पाकिस्तान फिर से प्रोवोक करे। प्रोवोक करे। हाँ, ये मेरी I think, ये मेरी सोच है। बिल्कुल इंडिया सर। अपनी ओर से सोचे कि हम पीओके लेने के लिए हम अटैक कर देना, ऐसा नहीं होगा। ऐसा नहीं होगा। हाँ, ऐसा नहीं होगा। वो तो देखिए, इंडिया कभी अपनी ओर से तो वार में जाएगा नहीं, मेरी सोच है। वार तो जब भी नेक्स्ट टाइम होगा वहीं से शुरू होगा, बट जब वो शुरू होता है तो इस बार हम इंडिया को ये जरूर स्टैंड लेना चाहिए कि फिर पीओके पे भी हमारा क्लेम लड़ेंगे, इस बार लड़ेंगे। वापस नहीं देंगे। पहले तो लड़के जीत के दे दिया ना वापस लाहौर। जी, हम्म? एक्चुअली इस बार भी ऑफ सिंदूर में ऐसे चांसेस कहीं ना कहीं लग रहे थे कि सिंस वी हैड एक्चुअली एंटर्ड देयर टेरिटरीज वाइड इनसाइड, तो ऐसा चांसेस लग रहा था कि कुछ बड़ा हो सकता है, बट ऑल ऑफ अ सडन ये सीज फायर हुआ एंड थिंग्स गॉट सेटल्ड। मुझे ऐसा know? नहीं लगा, मुझे ऐसा नहीं लगा। जो हमारे यहाँ के स्टेटमेंट्स थे, जी, उन्होंने भी ये कहा था कि हमारा पर्पज सिर्फ प्यूनिटिव है, हम वार में नहीं जाना चाहते, हमारा लिमिटेड पर्पज है कि जिन्होंने हम पे अटैक करा उनको हम नहीं छोड़ेंगे। करेक्ट। और वो हमारा पर्पज 7 तारीख को पूरा हो गया था, पूरा का पूरा वो
मुरीद के और वो सब खत्म हो गए, ध्वस्त हो गए थे। जी। पर उन्होंने जो काउंटर किया 8 और 9, ऑलमोस्ट 9 बेसिस को 9 बेसिस हमने वो कर दिए, तो 8 और 9 को जो उन्होंने काउंटर किया, देन वी हैड टू काउंटर बैक ऑन 10th मॉर्निंग। उससे वो तिल मिलाए, क्योंकि इनके पास ब्रह्मोस के कोई वो चाइना के पास तोड़ नहीं मिला, तब उनको रुकना पड़ा। अदरवाइज हमारे फर्स्ट काउंटर के बाद जो रिएक्शन ऑफ पहलगांव था, 8 और 9 को तो वही एग्रेसिव थे, हम एग्रेसिव नहीं थे। मतलब उन्होंने वो एग्रेशन फर्दर उन्होंने बढ़ाया था, हम तो वहीं रुकना चाहते थे कि तुमने हमारे 50 मारे, हम तुम्हारे 500 मारेंगे। Correct. और जिन्होंने कराया उनको मारेंगे। और किसी को हमने सिविलियन पे नहीं कहे, किसी और जगह नहीं गए, सिर्फ टेररिस्ट कैंप्स पे अटैक किया था। आवर्स वाज ए लिमिटेड रिएक्शन। जी। और बड़ा मुश्किल होता है सर, बहुत मुश्किल होता है। यस, एंड प्रिसाइज हो तो हमारी इंटेलिजेंस की सफलता है, ठीक है, और हमारी मिसाइल सिस्टम की सफलता है, बट आवर पर्पस वाज लिमिटेड। करेक्ट सर, आवर पर्पस वाज नॉट टू लॉन्च ए वॉर। करेक्ट सर। सर कुछ हल्का डिस्कस करते हैं सर। आप आईटीएन रहे हैं सर, आईटी में आपने पढ़ाई करी है, आपको क्या महसूस होता है सर, एक आईटी का जो स्टूडेंट होता है उसका एक नॉर्मल रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज के स्टूडेंट से जो उसकी मानसिकता होती है वो कैसे अलग होती है, डिफरेंट होती है? मेरे विचार से जो नॉर्मल आरईसी या एनआईटी का बच्चा है और जो आईआईटी का बच्चा है, उसमें एक इंटेलेक्ट लेवल में एक फर्क है। एंट्री लेवल पे ही। करेक्ट। वो क्या फर्क है मैं बता दूं। जो मीडियम लेवल प्रॉब्लम्स हैं जी, ठीक है, या इवन थोड़ा सा टफ लेवल प्रॉब्लम्स हैं, वहां तक जो है ना एनआईटी का बच्चा, आरईसी का बच्चा लेट से 100 में से 90 नंबर ले आएगा, 95 नंबर ले आएगा जी, ठीक है। बट उसके ऊपर जब वेरी टफ लेवल आता है ना, तो कुछ बच्चे जो वहां 95 ला रहे हो, यहाँ 20% भी नहीं लाएंगे जी। क्या समझे? तो आईआईटी का जो एग्जाम हमने क्रैक किया, उसमें हर क्वेश्चन में एक पेंच होता था, कुछ न कुछ एक ट्विस्ट होता था। अगर आपने वो नहीं पकड़ पाए आप उसको, तो आप वो आ जाओगे। तो मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जो बोर्ड में 100% और आईआईटी में लेस देन 5%, क्योंकि आईआईटी में कोई सिंपल क्वेश्चन होता ही नहीं है जी सर, सब कुछ हटकर होता है। हाँ, सब कुछ टफ है। तो वो एक लेवल ऑफ टफनेस, एक इंटेलेक्चुअल या स्पेशल जहाँ पे आपको चाहिए दिमाग का यूज, वो है आईआईटी में, वही गैप रह जाता है। तो और वो गैप बढ़ता जाता है आगे, मतलब उनकी जो सोच होती है जब वो आईटी से आगे पास आउट भी होते हैं, और उनकी जो अप्रोच होती है टुवर्ड्स लाइफ, उसमें भी वो गैप और बढ़ चुका होता है, ऐसा मानना है आपका? देखिए वो तो है ही, ऑन अ वेरी जेनरिक लेवल में आईआईटी वाला हायर कॉन्फिडेंस लेवल पे रहता है। यस, उसका नेटवर्किंग लेवल भी हायर रहता है। करेक्ट। उसके पीयर ग्रुप, उसके कोलीग्स, उसके सीनियर्स, वो भी अच्छी जगहों पे बैठे होते हैं, और लोगों का नजरिया भी उनके लिए अलग होता है। लोगों का नजरिया भी हायर होता है। तो हमेशा ही हैज ए बेटर स्टार्ट ऑफ। ऐसा नहीं है कि लाइफ में सारे आईआईटीएन, सारे आरईसी वालों से ज्यादा सफल होते ना जी, बट उनको एक टेक ऑफ बेटर मिलता है। करेक्ट। फिर आगे आपकी लाइफ में परफॉर्मेंस है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ में भी फर्क है ना। तो हमसे ज्यादा कौन इस बात को समझता है, थ्योरी और प्रैक्टिकल लाइफ के बारे में? तो प्रैक्टिकल में सारे आईआईटीएन उतना सफल नहीं होते जितना हो सकता जी, पर उनकी सफलता की रेशो हायर रहेगी और उनका पोटेंशियल भी हमेशा हायर रहेगा। पर इनमें से भी 10-20% लोग उनसे भी आगे चले जाने की क्षमता रखते और जाते भी हैं जी, पर परसेंटेज इनकी लो रहेगी कंपेयर टू आईआईटीएस। राइट सर। सर आईआईटी से हटकर आपने एक नया सफरनामा अपना रचा, वो था यूपीएससी का सफरनामा, जिसके लिए जितना मुझे समझ आया आपने 2 साल की काफी मुशक्कत करी। रगड़ा लगाया। वो रगड़ा जब चल रहा था सर, वो कहते हैं ना, रगड़ा जब when that time is going through sir, it's the worst thing that can happen to someone. अब जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो आप उसको एक अलग अंदाज में देखेंगे, बट कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा वो जब रगड़ा चल रहा होता है तो मोटिवेशन लेवल कुछ ज़्यादा लो हो जाता है। उस सफ़र की कुछ यादें जिसमें आपका मोटिवेशन लेवल थोड़ा डाउन गया हो, या आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को ही क्वेश्चन करने लग गए कि क्या ये यूपीएससी का सफ़र आगे चल पाएगा, या बिल्कुल ही एक स्मूथ जर्नी रही? ये स्मूथ जर्नी नहीं रही, सेटबैक जरूर लगा, सेटबैक जी, परंतु मोटिवेशन लेवल लो नहीं हुआ। ब्यूटीफुल सर। ठीक, दिन तीनों चीजें हैं जी, है ना। तो मैंने 86 में बीटेक किया जी, 86 मई में आखिरी एग्जाम था हमारा, और 86 जून में प्रीलिम्स एग्जाम था। तो पहला प्रीलिम्स मैंने खाली एक्सपेरिमेंटल दे दिया जी, मतलब मेरा कोई स्टेक नहीं था उसमें। ओके, मुझे पता था भाई मैं इतने कम टाइम में यूपीएससी की तैयारी होती ही नहीं,
यूपीएससी के लिए मतलब आपको 2 साल का रगड़ा चाहिए एक्चुअली। तो इसलिए 86 में आई अपीयर्ड इन द प्रीलिम्स मेरा हो गया। 2 साल आप बोलते हैं सर, तो उसमें कितनी बार अटेम्प्ट आप, मतलब नॉर्मल जो लोग अटेम्प्ट करते हैं यूपीएससी का 2 साल में, कितनी बार अटेम्प्ट करने की कोशिश करते हैं? 2 बार? 1 साल में एक होता है। तो मतलब 2 साल में 2 साल बेसिकली में 2 2 बार। अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो उसमें आपने आइडियली आई वुड से जिस साल आपने देना है उससे 1 साल पीछे शुरू करिए, करेक्ट। तब जाके आप एक साल प्लस की पढ़ाई पे आप पहला अटेम्प्ट दीजिए। जी। उससे कम पे देंगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। तो आपको पहले वाले टेस्ट में तो आपको वक्त ज्यादा तो मिला? मैं बताता हूँ वक्त में नहीं मिला। वैसे मैंने डिसाइड 85 की मई में किया था जी। ड्यूरिंग माई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग कि मेरे लिए इंजीनियरिंग फिट नहीं है और मैं सिविल सर्विस में आऊंगा। बट 85 जो मेरा 4th ईयर फाइनल ईयर था आईआईटी में, आईआईटी भी तो पास करनी थी ना। आई डिड नॉट हैव फुल टाइम टू प्रिपेयर फॉर सिविल सर्विस। मैं थोड़ा बहुत किया और फिर भी मैंने सोच लिया था कि इसको एक्सपेरिमेंट के लिए देंगे। तो उसमें मेरा प्रीलिम्स हो गया था जून वाला, फिर मेंस होता था नवंबर दिसंबर में, वो नहीं हुआ। वो पूरा एज पर एक्सपेक्टेड था। तो 0 सेटबैक, 0 क्या बोलेंगे उसको, 0 एक्सपेक्टेशन 0 सेटबैक। हाँ, दैट वाज माय फर्स्ट अटेम्प्ट। जी। सो देन आफ्टर नवंबर दिसंबर आई स्टडीड फुल ईयर। दैट वाज माय बेस्ट अटेम्प्ट, सेकंड अटेम्प्ट। जी। और मैं सोचता था आई विल क्रैक इट इन सेकंड अटेम्प्ट। ओके। ठीक है। और वो गया, स्मूथ जा रहा था सब कुछ। जी। सब कुछ स्मूथ जा रहा था। पर जब मेरा रिजल्ट आया तो आई वाज अराउंड क्लोज टू 600 रैंक मेंस का। इंटरव्यू का मेंस आया। मेंस करने के बाद इंटरव्यू देने के इंटरव्यू हुआ। बाद 600। हाँ, तो इंटरव्यू तक सब स्मूथ गया। हाँ। फिल्म्स हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू हो गया। फिर मैं आई वाज एक्सपेक्टिंग रैंक क्लोज टू 100। रैंक आया 600। दैट वाज ए सेटबैक। ठीक है, दैट वाज ए सेटबैक। पर आपने निश्चय कर लिया हाँ, था। पर मोटिवेशन लेवल में कमी क्यों नहीं आई? जब मैंने मार्क्स को एनालाइज किया, असेसमेंट कर। हाँ, तो मेरे मार्क्स बाकी सब जगह सही थे, सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कम थे, 600 में से 250। Right? हाँ, तो 300 प्लस होते तो आई वुड हैव बीन इन टॉप 100। सीधा 50 मार्क्स का सेटबैक था। तो मुझे ये समझ में आया, उन दोनों 2 ऑप्शनल होते थे। जी सर। कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो आईआईटी में पढ़ाई जाती है ना, और जो यूपीएससी में आती है, उन दोनों में दिन रात का गैप है। उसको फिर हमने देखा ना, आईआईटी की जो पढ़ाई है ना पूरी की पूरी कहीं ना कहीं बाहर से गाइडेड है, होनी भी चाहिए। रीजन बीइंग कि भाई आप इंटरनेशनल लेवल को मैच करने की कोशिश कर। राइट। सारी बुक्स जो हमारी इंटरनेशनल होती थी, ऑथर्स इंटरनेशनल होते थे, जो क्लास में भी जो कोट किया जाएगा उन्हीं को ज्यादा किया जाएगा। राइट। तो वो थोड़ा सा वो थी, मतलब और हायर पढ़ाने की कोशिश करेंगे। जबकि यूपीएससी पैटर्न क्या है, जो आरईसी पैटर्न था, उसका फाउंडेशन अलग था। हाँ, उसके जो एग्जामिनर थे वो भी आरईसी वाले थे। अच्छा। हमें बाद में समझ में आया। तो आरईसी में जो बुक्स लगती थी वो भी इंडियन आरके जैन टाइप की किताबें लगती थी। आरके जैन सर हमने भी पढ़ी है। हाँ, हमारे इंजीनियरिंग के टाइम हाँ, की। ठीक है ना जी। तो इस तरह की बुक्स कॉलनेक और आरके जैन अलग अलग किया। तो अब हमने देखा तो उनका फोकस अलग रहता है जी। इधर का फोकस इंटेलेक्चुअल ज्यादा है, उधर का फोकस उस पे रिपीटिशन पे है। तो हम वहां पे मार खा गए। तो मुझे समझ आया मैंने ये सब्जेक्ट लेके गलती की। तो मैंने प्रीलिम्स दिया मैकेनिकल इंजीनियरिंग से, 3rd वाला। उन दोनों 3 ही अटेम्प्ट होते थे। ओके। और तब तक मेरे मार्क्स आ गए, तो मैंने कहा मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं लेना। तो लास्ट अटेम्प्ट में मैंने एक अपना ऑप्शनल चेंज करके हिस्ट्री किया। ओके। हाँ, तो ये मेरा बेस्ट एफर्ट तो नहीं हुआ, क्योंकि मैं 3 महीने में पूरा ऑप्शनल तैयार कर रहा हूँ A to Z। मैंने मोस्टली नोट से किया, किताबों से कर भी नहीं पाया। फिर भी मेरे इसमें 300 प्लस आ गए एंड आई केम टू आईपीएस। तो मेरे को फ्रस्ट्रेशन नहीं हुआ, क्या बोलेंगे, मोटिवेशन का लॉस नहीं हुआ, बिकॉज मैं पकड़ गया ना। या तो मेरा सब जगह नंबर कम आते तो मुझे जरूर डिमोटिवेटेड होता। एक पर्टिकुलर जगह पे कम है, और वो भी मैंने फिर लोगों जिनके अच्छे थे उनसे पूछा, तो गैप वहां था कि मैं आरईसी वाली किताबों से नहीं पढ़ रहा था, मैं आईआईटी वाली किताबों से पढ़ रहा था। आई थिंक सो क्रूशियल। हमारे दर्शकों को भी ये समझना पड़ेगा दैट ये जो गैप एनालिसिस हम लोग करते हैं, अगर हम ये चीज नहीं करें तो हम इम्प्रोवाइजेशन की तरफ तो आगे बढ़ ही नहीं सकते। बट आई मस्ट से सर, इट इज ऑल्सो अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन जब आप अपने फाइनल अटेम्प्ट में एक नया सब्जेक्ट लेते हैं और आपके ऊपर वो प्रेशर रहता है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट है। बहुत प्रेशर था। एंड आपने एक नया सब्जेक्ट लिया होता है, तो वो आपका फर्स्ट अटेम्प्ट एक तरह से हो रहा था उस सब्जेक्ट से रिलेटेड। हैट्स ऑफ टू यू सर। आपने में मुझे डायनेक्स मिली थी और मेरी सेटिस्फेक्शन की सर्विस नहीं थी जी। हाँ। अच्छा, आपको डायनेक्स की मिल गई थी 600 रैंक पे। डायनेक्स मिल गई।
अच्छा, बट आपने पहले से ही मन बनाया हुआ था कि आपको आईपीएस? नहीं मतलब मुझे ये था कि नहीं लास्ट टाइम देना है, दिया और उसमें हम चेंज हो गया। चेंज नहीं होता तो मैं क्या पता डिसाइड करता डायनेक्स ज्वाइन करूं या ना करूं। जी, बिकॉज डायनेक्स ग्रुप 2 सर्विस है, ग्रुप बी। ओके, यस सर। जब मैंने आपसे जिक्र कर रहा था आपकी मोस्ट चैलेंजिंग पोस्टिंग्स के बारे में, आपने काफ़ी कुछ हमें बताया, इतना कुछ डिटेल में बताया कि मुझे उसके लिए एक अलग से लॉन्ग क्लिप भी बनाना पड़ेगा अभी। अगर मैं आपसे अब उसी डायरेक्शन में कुछ पूछना चाहूँ, हमारे पुलिस ऑफिसर्स को बहुत सारा पॉलिटिकल प्रेशर के थ्रू पास होना होता है सर, एंड ये अनकहा सच भी है सर। आपके केस में सर, आपने और प्लेटफॉर्म्स में भी बोला है, आज कुछ और यस या यस सर, नो सर, या इससे कुछ और, आप अपने पॉलिटिकल प्रेशर्स को कैसे मैनेज करते थे सर, अगर आप पीछे मुड़कर देखते हैं सर? देखिए वो खाली यस सर नो सर तो नहीं है। हाँ, पॉलिटिकल प्रेशर इज अ रियलिटी ऑफ लाइफ फॉर ब्यूरोक्रेट्स, आईएएस एंड आईपीएस ऑफिसर्स के लिए। और वो उसके एक बैकग्राउंड भी है। हमें जो एकेडमी में पढ़ाया जाता है या जो दूसरे रूप से देखते हैं, तो वो ऐसा लगता है कि ये अनजस्टिफाइड है, क्यों हम पे प्रेशर डाल रहे हैं। ओके। हाँ, बट हम जिस तरह की डेमोक्रेसी में जी रहे हैं वह नेचुरल है। भी डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव आपको पॉलिसी मेकर है, करेक्ट, आप उसको इम्प्लीमेंट करने वाले हो जी वो इलेक्टेड मेंबर है, जनता का उस पर ट्रस्ट ज्यादा है जी। हमारे ब्यूरोक्रेट्स कई बार बड़े नेस्टी बिहेव करते हैं, दे आर नॉट अप्रोचेबल टू पीपल। करेक्ट, तो अगर जनता की प्रॉब्लम होगी, अगर वो नहीं सुनी जाएगी तो कहाँ जाएंगे? आपके पास जाएंगे पॉलिटिशियन के पास जाएंगे या तो आपके पास जाएंगे, जी आप सुन लो। इसलिए मैं तो हमेशा अप्रोचेबल रहा, जी, पर जो लोग नहीं सुनते हैं वो कहाँ जाएंगे? पॉलिटिशियन के पास जाएंगे। करेक्ट, इसलिए वहां से आपको सिफारिश आएगी, पहला पॉइंट। तो व्हाट आई हैव नोटिस्ड इज कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स, नॉट मोस्ट ऑफ द टाइम्स, हाफ द टाइम देयर डिमांड्स और देयर रिक्वेस्ट्स आर जेन्युइन। ओके, तो आई वांट टू पुट इट लाइक दिस, अगर आप प्रॉपरली समझिए कि मान लिया उन्होंने 10 रिक्वेस्ट की, ठीक है, और उसमें से 5 होने लायक और 5 होने लायक नहीं है। मेरे पास दिन में मान लिया 100 कंप्लेंट आई, एज ए एसपी एसएसपी यूपी का एवरेज है, आप समझ लो, एवरी डे ऑलमोस्ट 100 एट एन एवरेज। तो उनमें से 90 लोगों को आपने अपने हिसाब से हैंडल किया, 10 लोगों में मान लिया पॉलिटिशियन का इन्फ्लुएंस है, उनका फोन आ रहा है जी कि देख लो एसपी साहब ये आए हैं, इनकी प्रॉब्लम, इनकी एफआईआर नहीं हो रही, अरेस्ट नहीं हो रहा, या ये झूठा नाम है, राइट। इसी तरह की सिफारिश आती है, इसका नाम को चेक करो, निकाल दो, ये होती है। तो हमने जो मोस्ट ऑफ द लाइफ जिया है, ठीक है, वो ये है कि नॉर्मली एट एन एवरेज 5 सही होंगी, 5 गलत होंगी। तो 5 सही कर दी, उनको बता दिया, बंदा खुश हो गया है। जो 5 नहीं गलत थी, हमने कह दिया ये नहीं हो सकती, राइट, फिर वो बंदा खुश हो गया। तो नॉर्मली ऐसे चलता है, राइट। मोस्टली लोग हमसे ठीक ठाक रहेंगे आपके साथ, पर मामला यहाँ अटकता भी है। मामला कहाँ अटकता है, मैं वहाँ आ रहा हूँ। मामला कहाँ अटकता है, ये तो हुए वेल मीनिंग पॉलिटिशियंस, एग्जैक्टली सर, राइट। ये तो हुए वेल मीनिंग पॉलिटिशियंस कि उनके पास 10 लोग प्रॉब्लम लेके गए, उन्होंने वो प्रॉब्लम आगे ट्रांसफर कर दी, डीएम को, एसपी को, डीसी को, आईजी डीआईजी को, चीफ सेक्रेटरी को, डीजीपी को, ठीक है ना। और वो जो होने लायक थी हो गई, जो नहीं होने लायक थी नहीं हुई। जी अब इनमें से 10% टाइम ऐसा होता है कि उनके सेल्फ इंटरेस्ट आते हैं बीच में, ठीक है, फिर वो एडमेंट हो जाते हैं, फिर वो नाराज होने लगते हैं कि हमने आपसे ये कहा था, आपने ये नहीं किया। इतनी सरलता, उतने प्यार से वो अपनी जो एप्रीहेंशंस हैं, ऐसे इतनी सरलता से बोलते हैं कि आपने ये नहीं किया, जिस तरह हमें देखने को मिलता है शायद। अगर देखो मूवीज तो अलग है, मूवीज का हम देखते हैं, मूवीज तो फिक्शन है, टोटल फिक्शन। नहीं टोटल कि नहीं आपकी रिपोर्टिंग हो रही है, मिनिस्टर कुछ अजीब से शब्द का यूज हो रहा है। मैं बताता हूँ, वो टोटल फिक्शन नहीं है। मैं आपको उस पर भी आ रहा हूँ। 90% लोग 90% लोग एमएलएज, एमपीज, मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, 90% लोग आपसे रिस्पेक्टफुली बात करते हैं इस सिस्टम में, जी ठीक है।
एसपी साहब, डीएम साहब ऐसे करके बात करते हैं जी। डीजीपी साहब, ठीक है। तो वो उसको मूवी वाले कम दिखाएंगे। सो जो एक एवरेज में मैं 10 भी नहीं 5% पे रखूंगा, जो मतलब इतना कम है वो। हाँ 5 से 10% मान लीजिए। जी सर। जो लोग जैसे वो हमारे यहाँ भी है, ब्यूरोक्रेसी में भी है ये परसेंटेज। ब्यूरोक्रेसी में भी 5 से 10% लोग जो बहुत एरोगेंटली बात करते हैं, जी। ऊपर पॉलिटिशियन से नहीं करेंगे, अपने से नीचे वालों से करते हैं। कहानी तो सेम हुई ना, यस सर। कहानी तो सेम हुई। तो 5 से 10% लोग उस टोन में बात करते हैं, कैसे नहीं होगा एसपी साहब, हमारी नहीं सुन रहे हो, आप समझ गए। जी। तो इसलिए मूवी तो फिक्टिशियस है, मूवी में मत जाइए, बट 5 से 10% लोग जरूर उस टोन में बात करते हैं। फिर क्या करेंगे आप? तो आपको पता ही है, 35 साल 34.5 साल में पुलिस में रहा, 30-32 हमारी पोस्टिंग हो गई, तो जगह बदल लेंगे और क्या है। तो उसके लिए मेंटली तैयार रहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं है। जी। उनको वही सिस्टम ने, डेमोक्रेसी ने उनको आपसे ज्यादा अधिकार दिए हैं, तो मैं क्या कर लूंगा। आई हैव टू एक्सेप्ट द रियलिटी। And you don't react, you just listen and get ready to move on to the next place. ऐसा नहीं है। That is, I guess, the simplest way, Simplest keep way yourself out from any bigger issue and bigger any बड़ी problem. बिगर कंट्रोवर्सीज। सिंपलेस्ट नहीं है, कई बारी जनता भी रिएक्ट करती है जी। कई बारी ऐसे जो देखिए जो नेस्टी पॉलिटिशियंस होते हैं, कई बार उनको मीडिया उनको हैंडल करती है अच्छे से, जनता भी उन्हें हैंडल करती है अच्छे से। कई बार आज के जमाने में मैंने देखा, जो सोशल मीडिया का जमाना है, वो लोग वायरल हो जाते हैं, उनकी बदतमीजियां वायरल हो जाती हैं, ठीक है ना। तो वो भी पकड़े जाते हैं रॉन्ग फुट पे। तो कहानी इतनी आसान नहीं है, पर यस होता है। और जैसा मैंने कहा, दे हैव द अपर हैंड, तो कभी कभी वो ट्रांसफर कराने में सफल हो जाते हैं, हमेशा नहीं होते। जरूरी नहीं है, सीएम पे बहुत डिपेंड करता है। कहीं सीएम समझते हैं कि पॉलिटिशियन नेस्टी है और ये गलत बोल रहा है, तो वो हमें ज्यादा मौका देते हैं। हाँ, वो हमारी ज्यादा सुनते हैं, कई बार ऐसा होता है। तो मतलब अच्छी इट डिपेंड्स ऑन द पर्सन। या अच्छी विचारधारा वाले लोग भी होते हैं, yes. कुछ नास्टिया होते हैं। उसमें कहीं ना कहीं एज अ ब्यूरोक्रेट, एज अ पुलिस ऑफिसर, आप कहीं ना कहीं अपना रास्ता बना लेते हैं। यस, वो पता भी रहता है, आपकी भी रेपुटेशन होती। बिल्कुल सर। जैसे मैं आपको बताऊं, मेरी रेपुटेशन जो रही जी, ये था कि गलत काम नहीं करेंगे। तो जो मान लिया मेरे जिले का मिनिस्टर भी है, वो पहले से ही रेडी एसएसपी मथुरा था, मेरे जिले में 4 मिनिस्टर थे जी। कहीं मोस्टली एवरेज एक ही मिनिस्टर होता है एक जिले में, ठीक है। कहीं किसी भी मंत्रालय मिला होता, पुलिस तो मिला नहीं होता, पुलिस तो सीएम पे रहता है जी, गृह मंत्री। तो वो जो उसको ये पता है, वो मुझे कि ये गलत वाला प्रेशर नहीं सुनेगा, तो मुझे सिफारिश ये नहीं करेगा कि मर्डर से इसका नाम निकाल दो। मान लो उसे करनी है, उसका आदमी मर्डर में इन्वॉल्व है, ठीक है, और कहेगा इसको अरेस्ट मत करो, इसका नाम निकाल दो जी। मुझे ये कभी नहीं कह पाएगा, क्योंकि आपकी एक रेपुटेशन होती है। मुझे पता क्या कहेगा, एसपी साहब ये बंदा गलत फंसाया है, देखो इसको काम नाम निकालो। हमारा जवाब क्या होगा, जांच करवा लेते हैं जी, अगर गलत होगा तो हट जाएगा, पर नहीं गलत होगा तो फिर तो नहीं बचेगा। आप क्या समझे जी। तो ये डेली का काम है, इट इज ऑलमोस्ट ए डेली दिस थिंग। प्रॉब्लम वहां आती है जब उनके सेल्फ इंटरेस्ट, डायरेक्ट उनका बंदा, वो उसके ऊपर क्लैश आता है, ऐसे में कभी कभी शिफ्ट होना पड़ता है, नॉट ऑलवेज। और वो इतना आसान भी नहीं है, ये भी जो फिल्में दिखाती है ना, इतना आसान भी नहीं है कि अभी ये हुआ और ऐसे शिफ्ट हो गए। इट्स ए वेरी बिग पोस्ट। मैंने कहा ना, आदिवासी सीएम साहब भी हमेशा थोड़ी वो करेंगे। कुछ आई थिंक फिल्मों में एग्जैजरेशन होता है, कहीं कहीं सच्चाई भी होती है सर, कई सच्चाई छुप भी जाती हैं। फिल्मों की कहानी तो ये है कि न तो सिंघम सच है हैं, और न ही आपकी वो सच है, क्या नाम है, दबंग, जहाँ आप वर्दी पहन के डांस कर रहे हो, जी, वो भी सच नहीं है पूरा। पर सर आप देखिए ना, अभी आपने डांस की बात करी, अभी यूपी में ही कुछ ऑफिसर्स को सस्पेंड करा गया है, डांस करते हुए पकड़े गए, वो भी कहने के लिए क्रिमिनल्स के साथ डांस कर रहे थे। तो सर ये आई थिंक जो हमारी डेमोक्रेसी है सर, कहीं पे अब सोशल मीडिया के माध्यम से कई चीजें सामने आती हैं, उस पर एक्शन भी हो रहा है, मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है। जो देखिए फ्रिंज पे तो कुछ भी पॉसिबल है ना, जी जी, 1-2% तो हमेशा आपको डेलिंक्वेंट लोग मिलेंगे, बिल्कुल सर, ठीक है ना।
क्राइम क्यों होता है? सोसाइटी तो क्रिमिनल नहीं है, नहीं, फिर भी महाभारत और रामायण के टाइम से जी, भी 1-2% तो क्रिमिनल तब भी था। बिल्कुल सर, तो वो क्रिमिनल रहेगा तो सब जगह, पुलिस में भी आ जाते हैं, आपने फौज में भी देखा होगा। बिल्कुल सर, वो negative- माइंडसेट होता है, हाँ, वो तो माइंडसेट होता उनको है। हम नहीं रोक सकते। तो परंतु एज सच इट इज नॉट एक्सेप्टेबल कि अब यूनिफॉर्म पहन करके उसमें डांस कर रहे हो, ये सब कर रहे हो, तो वो सब जो नहीं, इसलिए मैं कहता हूँ ना, तो हाँ, वो दबंग यूनिफॉर्म पहन के डांस नहीं कर रहे थे, of दबंग course, में तो कर रहा है ना, दबंग में करता है। आप देखो यूनिफॉर्म जी, पहन के कर रहा है, जी, जी, दैट इज जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। और न सिंघम एक्चुअल सच है, जी। सच तो कहीं बीच का है। मैंने आपकी इंट्रोडक्शन में आपको सिंघम ही बना दिया सर। जी, पर वो जो है ना, जो उसमें उसने दिखाया है वो जी, सच है नहीं, ऑफ कोर्स सर, क्योंकि हमारे सिस्टम में वो उसका बहुत कम स्कोप है। बिल्कुल सर। I think that kind of discipline is still there in the uniform, Yes. and I think it will always be there, sir. हाँ, Because हमारा फाउंडेशन वैसा बना हुआ है, सर। भाई तभी हम डेमोक्रेसी हैं। जी सर, अगर हमने उसकी इज्जत और लिहाज नहीं रखा होता जी, तो यह क्या पता यहाँ भी पाकिस्तान की तरह आर्मी रूल हो रखा होता, क्योंकि माशाल्लाह। हमारे चाहे फौज हो, चाहे सीएपीएफ हो, चाहे पुलिस हो, हम लोग अपने दायरे में हैं। बिल्कुल सर, हर एक के अपने अपने पावर्स है ना, जी। अलग अलग पिलर्स ऑफ पावर है। तो करेक्ट, उसके बियॉन्ड अभी तक ओवर स्टेपिंग बहुत नहीं। कम लोगों ने की है, तो उनको अपनी जगह दिखा दी गई है। बिल्कुल सर। तो इसलिए मेरे विचार से वो सिंघम भी बिल्कुल फिक्टिशियस है उस रूप में। देखो सिंघम उस रूप में ठीक है कि आप क्रिमिनल कोड फिट कर दोगे, हाँ, बिल्कुल सर। हाँ, बट जो एक्सट्रीम उसमें चला गया वो बहुत रेयर है, राइट सर। बहुत रेयर है। I think we have to grasp the right Yes, side of every yes. story, whether it is fictitious, whether it is actually नहीं, real. क्रिमिनल्स के अगेंस्ट बहुत सिंघम आपको पुलिस में मिल जाएंगे जिन्होंने बड़े बड़े क्रिमिनल्स को फिट कर दिया, जी, आप समझ गए। और ऐसे क्रिमिनल्स को भी फिट कर दिया हु हैड पॉलिटिकल सपोर्ट, बट ये सोचें कि हम जाके पॉलिटिशियन को ही वो कर देंगे। जी। आई थिंक मेरा भी जो पर्पस है द अनटोल्ड स्टोरी विद कमांडर विक्टर माइक का, मैं अपने मंच पे ऐसी ही इंस्पिरेशनल स्टोरीज को लाना चाहता हूँ जिनमें ये एक्चुअल सिंघम्स, जो वर्दी वाले सिंघम हैं, जिन्होंने क्रिमिनल्स को फिट कर दिया हो। ऐसे तो बहुत ही केसेस हैं हमारे। जी, आप फिर समझिए, जी। पर हम ये जो है ना कि उसके बाद में जो उसके पीछे बंदा बैठा है, क्या समझे, जी, क्रिमिनल के पीछे अगर कोई व्हाइट कॉलर आदमी है जी, और वो भी पॉलिटिकल पावर में है, जी, तो मैं उसी को जा करके उसमें शायद ऐसा है ना, जी, 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 जी। वो Yes, बहुत रेयर है, बहुत रेयर है, राइट सर। समझे। और क्रिमिनल्स को फिट करना, उनको अपनी जगह दिखाना, और डिस्पाइट पॉलिटिकल सपोर्ट, ये हमने पूरे लाइफ का मतलब ऑलमोस्ट समझ लो रेगुलर काम है हमारा। जी, जी, और जो पुलिस ऑफिसर ये नहीं कर पाता ना, फिर वो पुलिस ऑफिसर रहता भी नहीं है। ट्रू सर। फिर वो क्या है, पुलिस ऑफिसर करेगा, फिर तो उसको रोज ही सर आपने 100 सुनार की एक लोहार की बात बोल दी सर, और हाँ। बहुत ही सादगी से बोली सर। मेरे दर्शकों को मैं ये बताना चाहूँगा कि अशोक सर एक इन्होंने इतनी सारी बुक्स को ऑथर किया है। सर अभी कोई प्रेजेंटली कोई बुक है जो आप लिख रहे हैं, इट्स अंडरवे प्रोडक्शन, जिसका टाइटल आपने ऑलरेडी लिख लिया हो, सोच लिया हो, जो आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप शेयर करना चाहें? अब ये बिल्कुल ही डिफरेंट लाइन की बुक एक आ रही है। मैंने 2 तो पुलिस से रिलेटेड लिखी है डायरेक्ट, जी, ह्यूमन इन खाकी और साइबर एनकाउंटर्स, बिल्कुल सर। ठीक है, और 3 यूपीएससी से रिलेटेड लिखे हैं। जी, हम्म। अभी कुछ आप लिख रहे हैं सर? तो मैं एक नए जॉनर में लिख रहा हूँ, दैट इज ऑन लाइफ स्किल्स, लाइफ स्किल्स कुछ। हाउ टू विन, अच्छा, राइट, लाइफ स्किल्स फॉर सक्सेस। करेक्ट। आई थिंक इट्स गोना बी अ लिटिल मोटिवेशनल, कहीं ना कहीं मोटिवेशनल है, थोड़ा सा साइंस भी है, अच्छा, साइंटिफिक तरीके, मतलब एंड कुछ रियल लाइफ के इंसिडेंसेस भी उसमें आप वो तो डालने ही होंगे। डालने ही पड़ेंगे, जिससे ऑडियंस कनेक्ट कर सके कि Yes, ये पॉसिबल है। यस, अभी तक की सर आपकी सारी बुक्स में से अगर मैं उसका निचोड़ निकालूं, आपको कौन सा फील होता है ऐसी बुक जो बेस्ट सेलिंग ऑथर की बुक है आपके लिए, खुद के लिए? देखिए इट मस्ट बी अ, मतलब वो एक मस्ट रीड होना चाहिए हमारी ऑडियंस के लिए भी, कि इसको जरूर पढ़िएगा। हमारी ऑडियंस के लिए तो ऐसे तो मैं 3 बुक्स को बोलूंगा। प्लीज सर। हाँ, पहली जो है, जो सबसे ज्यादा मार्केट में सुपर हिट हुई है और जो बेस्ट सेलर से बहुत आगे निकल गई है, यहाँ तो बेस्ट सेलर उसको बोलते हैं जिसकी 10,000 कॉपी चली जाए। अच्छा सर। हाँ जी, ये जो मेरी इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया वाली किताब है, जी, चैलेंजेस टू इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया, यस, भारत की आंतरिक सुरक्षा के ऊपर, तो ये अभी 7 एडिशन में मिला करके इसकी पहले तो एनुअली 50,000 कॉपी जा रही थी, इसको 10 साल हो गया,
तो ये और ये कौन सी लैंग्वेजेस में पब्लिश? हिंदी इंग्लिश। हिंदी एंड इंग्लिश। हाँ, तो ये 3 से 4 लाख प्लस कॉपी जा चुकी है, तो बेस्ट सेलर के रेंज से बहुत ज्यादा ऊपर है। जी हमें अभी कभी यूपीएससी जॉनर में नंबर 1 थी, जी। अभी भी टॉप 10 में हमेशा रहती है। तो ये वो किताब है, ये मैं कहता हूँ यूपीएससी तैयारी करने वाले ने, हर भारतीय नागरिक को पढ़नी चाहिए। ओके। ये वो किताब है जो बताती है कि हमारी सिक्योरिटी की, देश की प्रॉब्लम्स हैं क्या। द रियल हाँ, इंटरनल सिक्योरिटी यस, रियल इश्यूज ऑफ टेररिज्म, ड्रग स्मगलिंग, बॉर्डर सिक्योरिटी, नक्सलिज्म, नॉर्थ ईस्ट प्रॉब्लम। सो दिस इज कम्युनलिज्म, दिस गोज इनटू रियल डेप्थ ऑफ एवरीथिंग, and it is only a 300-page book. So this is one must read. Second, though which is closest to my heart, is Human in Khaki. That was my first book, खाकी में इंसान। और इसको लोगों को जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ये दिखाया गया है कि वर्दी में भी इंसान ही रहते हैं। बिल्कुल। और हमारा रोल लोगों को डराना नहीं है, लोगों की हेल्प करना है। मैंने ये बुक पढ़ी थी सर। डरना सिर्फ उनको क्रिमिनल्स को चाहिए जी। और कि उसमें जो आपने रियल टाइम स्टोरीज शेयर करी हैं, उससे ना सिर्फ आपके व्यक्तित्व की एक परिभाषा सामने आती है सर, झलक मिलती है, बट उससे एक ओवरऑल पिक्चर ऑफ पुलिसिंग सिस्टम एंड डिपार्टमेंट का भी एक अलग पहलू दिखता है। तो लोगों को पुलिस के बारे में पता चलेगा, पुलिस का रोल क्या है जी, कैसे वो ऑपरेट करती है और कैसे विक्टिम्स की हेल्प कर सकते हैं जी, और करप्शन कैसे है, माफिया को कैसे टैकल करते हैं, एनकाउंटर कैसे होते हैं, सब उसमें डिटेल्स है। खाकी में इंसान। हाँ। और तीसरी बुक मैंने साइबर एनकाउंटर्स, वो रेलेवेंट बुक थी, ये लिखी थी 2023 में आई थी, और उसमें साइबर क्राइम के बारे में कि उसकी भी अवेयरनेस बहुत जरूरी है। अभी मतलब हर कोई हर दिन साइबर क्राइम का विक्टिम हो रहा है। तो जब आप वो बुक पढ़ोगे, हाँ जमताड़ा तो रियलिटी है ही है, तो आपको, इवन मेरी वाइफ का भी व्हाट्सएप हैक हो गया, कोई गलत क्लिक हो गया होगा, उससे कुछ परेशान हो, 2-3 दिन का परेशानी हो जाता है, और जाने कितना आपको असुविधा होता है, और जाने कितने लोगों से पैसा मांग डाला उसने, वो तो किसी ने डाला नहीं। तो साइबर क्राइम से बचने के लिए वो बुक बहुत जरूरी है। सर ये 3 बुक्स को अगर मैं साइड रखूं, आप जब बुक्स लिखते हैं आपको कैसा महसूस होता है कि बुक्स के साथ आपका क्या रिश्ता है? You know, we always choose a path and sometimes, you know, some universe chooses something for us. जब आपने बुक्स को ऑथर करना स्टार्ट किया तो आपका एक बुक्स के साथ रिश्ता बना। ये पर्सनल रिश्ता क्या है आपका? देखिए, लिखना हाँ, आपके दिल के कितना करीब है सर? मैं ना शुरू से किताबें पढ़ता था जी, फिर थोड़ी बहुत हल्का फुल्की पोएट्री लिखता था डायरी में। ओके। थोड़ा बहुत शॉर्ट स्टोरीज भी लिखा है आईआईटी में, आईआईटी के दिनों में बेस्ट ऑथर का अवार्ड भी मिला। फिर उसके बाद मैंने उस रूप में नहीं लिखा, डायरी लिखता रहा। तो डायरी लिखता था तो वो आपके मन में जब कुछ उमड़ता घुमड़ता है ना, देन यू फील लाइक राइटिंग। तो मैंने डायरी फॉर्म में लिखा था, उसको ही मैंने ह्यूमन इन खाकी बुक में कन्वर्ट कर दिया। बाकी उसके बाद इंटेलेक्चुअल ज्यादा है बुक्स, मतलब ये किताब मैंने दिल से लिखी है, बाकी सब दिमाग से लिखी जा रही है। एक वक्त था सर जब हम भी अपने स्कूल टाइम में डायरी लिखते थे सर। उसके बाद जब फौज ज्वाइन करी वो सब चीज़ें पीछे छूट गई। बट मैं अपने दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा, ये जो डायरी लिखना वाली बात होती है ना, इस चीज़ से आप जुड़े रहिएगा। ये कब सिर्फ डायरी से एक अलग पहलू पे कन्वर्ट हो जाती है ये आपको महसूस भी नहीं होगा, और आप एक दिन आएगा जब आप खुद भी एक बुक को ऑथर कर लेंगे। धन्यवाद सर, आपने इस चीज़ से मुझे जोड़ा, बिकॉज कहीं ना कहीं मेरे भी दिल में ऐसा ख्याल है कि कभी ना कभी मैं भी कोई बुक ज़रूर ऑथर करूँ सर। सर 2 शब्द हैं सर, एक है रेड टेपिज्म और एक है नेपोटिज्म। दोनों के दायरे अलग हैं सर। ऑब्वियसली सर ये एक नेगेटिव वर्ड्स हैं, इनसे आप कैसे कनेक्ट करते हैं सर? बिकॉज आप भी एक ब्यूरोक्रेट रहे हैं, तो रेड टेपिज्म से तो एक अलग रिश्ता जोड़ा जाता है, और नेपोटिज्म चलिए पॉलिटिकल सिनेरियो हुआ या कोई और सिनेरियो से हम उसको जोड़ सकते हैं। इनसे आप कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, रेड टेपिज्म तो क्लियरली हमारी ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा है, बाबूडम का हिस्सा है। वैसे पुलिस में कम है। अच्छा। हाँ, पुलिस में कम है, लेट मी टेल यू, क्योंकि हम लोग फील्ड के लोग हैं, फाइलों में नहीं उलझाते चीजों को। बट अदरवाइज कुछ लोगों की टेंडेंसी है फाइल को रोकने की। जितनी ब्यूरोक्रेसी है हमारी,
जी तो इवन पुलिस में भी जो बाबू स्टाफ बैठा है ऑफिस में, जी उनकी टेंडेंसी इस फाइल को रोका जाए, तो इसमें ऑब्जेक्शन कैसे लगाया जाए, जी दैट इज कॉल्ड रेड टेपिज्म। वो रास्ते ढूंढते हैं फाइल को रोकने के, करेक्ट कि फाइल पे रेड टेप लगा दिया और रखी गई, वो रुक गई, फाइल आगे नहीं गई, काम नहीं हुआ मतलब। तो हमको ये रेड टेपिज्म है, जबकि हम लाइफ में क्या सोचते रहे कि इस फाइल को करने के रास्ते क्या है, ठीक है ना। जी। वी हैव टू फाइंड आउट अ वे कि उसको करना कैसे है। रोकने के तो 50 लोग रोक देंगे, नेगेटिव नहीं होना लाइफ में। तो रेड टेपिज्म एक बहुत ही नेगेटिव टेंडेंसी है, और ऐसे लोगों को मैं तो बिल्कुल नहीं पसंद करता हूँ। ऐसे लोगों की वजह से विकास नहीं होता, डेवलपमेंट नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होती, काम नहीं होते लोगों के, गरीब लोगों के सारे इश्यूज फाइलों में दब के रह जाते हैं। तो ये रेड टेपिज्म बहुत खतरनाक चीज़ है और इससे बचना चाहिए। और इस माइंडसेट का कोई भी आदमी ब्यूरोक्रेसी में है, मैं तो कहूँगा उसको निकाल के फेंक देना चाहिए। दैट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सर। मुझे नहीं पता सर एक्चुअली ऑन ग्राउंड ये पॉसिबिलिटी होती है कि नहीं होती है, बट एक चेयर जो होती है उसकी उसकी जो पार होती है, जब तक वो इंसान उस चेयर में बैठा है, बड़ा मुश्किल होता है सर उसके ये अगेंस्ट पॉसिबिलिटी जाना। है, पर लोग एक्शन लेते नहीं हमारे यहाँ, क्योंकि आधे लोग ऐसे ही होते हैं, तो फिर वो आपके उनके प्रोटेक्शन में आ जाते हैं जी किसी न किसी लेवल पे। फिर वो जो है ना, तो पॉसिबल है बिल्कुल। जो हमारे रूल्स हैं उसमें क्लियर है, अगर कोई काम में लापरवाही बरत रहा है, ढिलाई बरत रहा है, डिले कर रहा है नेसेसरी, तो डिसिप्लिनरी एक्शन कैन बी टेकन अगेंस्ट सच पीपल। बट फिर भी ऐसे लोग सर्वाइव कर जाते हैं। आपने फौज कि में भी आपने देखा कहीं ना होगा। कहीं इस चीज़ का आंसर भी दिया कि अगर उस पे कोई कंप्लेंट होती है, कोई करप्ट ऑफिसर है या कोई ऐसा जो अपने सीट का गलत उपयोग कर रहा है, तो उसका ऑडिट या उसके उसके ऊपर जो इंक्वायरी होगी, वो लोग भी उसी के डिपार्टमेंट के कई बार हो गए, तो मतलब कहीं ना बचाने कहीं की टेंडेंसी में आ जाते बचाने की टेंडेंसी हो जाएगी। सर हैं। तो आप जो सर नेपोटिज्म है वो एकदम अलग चीज है। हाँ सर, नेपोटिज्म इज भाई भतीजावाद, जी सर, मतलब आप अपने ही लोगों को आगे बढ़ावा दे रहे आगे हैं। बढ़ावा दे रहे हो, चाहे रिक्रूटमेंट हो, चाहे वो परचेज हो और टेंडर्स हो, तो वो एक गलत वो है, और उसमें कहीं ना कहीं सिफारिशों का भी रोल रहता है। तो कोई भी एथिकल आदमी को उससे भी बचना चाहिए, पर है वो भी हमारे यहाँ चलता है, सिस्टम। सिस्टम में है। सर आपने फाइट अगेंस्ट करप्शन का एक बेड़ा उठाया था सर। अगर मैं साफ शब्दों में पूछूं सर, कुछ हासिल हुआ या वो भी सिर्फ किताबी पन्नों नहीं में नहीं, रह मुझे गए? बहुत हासिल हुआ। मैं आपको बताता हूँ, बताइए सर। उत्तराखंड 2000 में बना, जी, आज 2025 है, 25 साल की 25 सालगिरह साल भी की अभी आने वाली है 9 आने नवंबर वाली को। सर। तो मेरे को विजिलेंस का डायरेक्टर बना था मैं 2015 में, जी सर। ठीक है, और मैं रहा वहाँ लगभग 2.25 साल। ओके। वहाँ एक साल में 15 साल में 150 अरेस्ट हुए थे। एक साल में? 15 साल में, अच्छा, 15 साल में 150 अरेस्ट? तो यानी एक साल के एवरेज 10 हुई जी सर। अगेंस्ट करप्शन, जो ट्रैप करते हैं ना जी 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 लोगों को रिश्वत लेते हुए, जी जी, ठीक है। विजिलेंस के। हाँ, तो मैंने उस एवरेज को चेंज करके अपने 1.5 साल में हमने 75 लोग अरेस्ट किए, 50 पे लिया मैं, 10 से 50। तो ये जो फाइट अगेंस्ट करप्शन का रिजल्ट था, और उसका मैं बताता हूँ मैंने अपने दिमाग में क्या सोचा था। एक टारगेट सोचा था दिमाग में, वो मैंने अचीव कर लिया। टारगेट ये था कि कमांडर साहब, जब लोग चोरी करते हैं, कोई चोर, उसको डर लगता है ना, बिल्कुल सर, मैं पकड़ा गया तो, बिल्कुल। ठीक है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर की दाढ़ी में, चोर को डर लगता है, लुटेरे को डर लगता है कि पुलिस आ गई तो, जी फिर वो लेके भागता है, पीछे पीछे पुलिस भाग रही होती है, डर लगता है ना। जी पूरी वो चलती रहती है, एक चोर सिपाही का खेल चलता रहता है। जी। पर जब कोई करप्शन करता है, उसको डर क्यों नहीं लगता? क्योंकि वो सिस्टम बन चुका है शायद। नहीं, गलत है ना, वही तो क्राइम है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में जी, करप्शन करना क्राइम है, पीसी एक्ट में, I'm और understanding now. उसको सजा चोरी से ज्यादा है। आप क्या समझे? तो हमारे देश का कानून करप्शन को उससे बड़ा क्राइम मान रहा है, पर लोगों की नजरों में नहीं है। जी, नहीं लोग मानते हैं, ना करप्शन करने वालों को डर लगता है। एक्सेप्टेंस आ चुकी है। हैं? तो मैंने ये कहा कि भाई, जब विजिलेंस डिपार्टमेंट अगर यहाँ कोई है उत्तराखंड में, कई जगह उसको एसीबी भी बोलते हैं, एंटी करप्शन ब्यूरो, वहां पे छोटा स्टेट था तो एक ही था, तो कम से कम लोगों में डर तो बैठाना है मुझे। मेरा टारगेट ये है कि उनको समझ आ जाए करप्शन जो है क्राइम है। क्राइम है।
अभी तो डरते ही नहीं है। जो कि लोग भूल चुके हैं। हाँ, ऑफिस में ले लेते थे पैसा, जी, ओपन में। ऑफिस में ले लेते और थे। मेरे मैंने ख्याल से आपके टाइम में तो सर कोई सोशल वो कैमरास और ये सब ट्रैप्स के मैकेनिज्म्स भी शुरू बहुत कम हुए होते थे, होंगे। तब शुरू हुए थे, जी, इतने जी, ज्यादा जी, नहीं। नहीं थे। हाँ, तो मैंने कहा भाई ये मेरा एक फोकस है, टारगेट है, वो हमने अचीव करके रखा। मतलब पूरे उत्तराखंड को पहली बार पता चला कि विजिलेंस भी कोई डिपार्टमेंट होता है और लोगों को जो रिश्वत मांगते हैं उन्हें गिरफ्तार कराया जा सकता है इतने वो ओपन ढंग से। जागरूकता आई। हमने एक सरकारी वकील को अंदर किया, अपने चैम्बर में ले रहा था, उस 5 लाख रुपए मांगे, 4 लाख जज के नाम के, एक अपना। वाह। तो हाँ, तो मैं यही कह रहा हूँ, तो इसलिए हमने अचीव किया। ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में डर बैठ गया कि नहीं करप्शन क्राइम है, इसको करते वक्त मुझे सतर्क रहना पड़ेगा, मैं ओपनली नहीं ले सकता। क्या समझे आप? जी सर, आपका इतना अनुभव रहा है काउंटर टेररिज्म में सर, आजकल का जो जियोपॉलिटिकल सिनेरियो चल रहा है स्पेशली साउथ एशिया का, जिसमें अभी जो बांग्लादेश में हुआ, उसके बाद नेपाल में हुआ सर, इसमें आपका कुछ टिप्पणी, विचारधारा, या अभी हमारा जो देश है वो 65% यूथ है, हिंदुस्तान का जो यूथ है सर, इस पे आपकी कुछ विचारधारा कि बांग्लादेश में जो हुआ, देन इट वाज फॉलोड अप इन नेपाल, और हमारा खुद देश इतना बड़ा यूथ है, क्या लगता है आपको सर, फ्यूचर क्या है सर? पहले तो मैं ये बता दूं कि मैं भूल गया था, मेरी एक किताब हो रहा है इंटरनेशनल रिलेशंस, राइट सर। ठीक है, वो इतनी सुपर हिट नहीं है जितनी इंटरनल सिक्योरिटी है, बट जी। ठीक ठाक हिट है, वो अमेजन पे है, वो भी Okay. मैक्रो हिल ने छापी है, उसका 2nd एडिशन आने वाला है अभी। तो उसमें मैंने इन टॉपिक्स को बहुत ही डेप्थ में डील किया है। अच्छा। हाँ, इंडिया के जो फॉरेन पॉलिसी रही है फ्रॉम द बिगनिंग, एक आइडियलिस्टिक फेज था नेहरू जी के टाइम में, फिर 62, श्रीलंका, बांग्लादेश, फिर 62 के वार के बाद वो सारा आइडियलिज्म जमीन पे आ गया, फिर वी हैड टू बी रियलिस्टिक, यस, सो ऑल दैट। तो अभी लेटेस्ट फेज चल रहा है, द फेज ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, तो वो मैं उसमें इन सब की काफी जिक्र करता हूँ। जो बात आपने नेपाल और बांग्लादेश की कही, इसमें 2 चीजें हैं। आज की डेट, आज का युग जो है ना, इंफॉर्मेशन का युग है, सोशल मीडिया का युग है, इंटरनेट का युग है, उसके थ्रू आप ओपिनियन जो है ना मोल्ड करते हो। इट्स ऑल मैनिपुलेटेड। हाँ, इट्स ऑल मैनिपुलेटेड। तो जो ये यूथ का माइंडसेट है, वो किस चीज से इफेक्ट होता है, जो जेन जेड बोली जा रही, जेन जी सर, जेन जी बोली आजकल जा हर जगह ये हाँ, सबके कानों में जा रहा है। हाँ, कि जेन जी है, तो जेन जी के अटेंशन स्पैन कम हो गया है, रील्स और सोशल मीडिया, इसी के थ्रू उनको सब, तो ये जो सोशल मीडिया टूल्स हैं फॉर क्या बोलेंगे इसको, माइंड वॉशिंग, ब्रेन वॉशिंग, यस, तो वो किया जा रहा है इसके थ्रू। तो इसके थ्रू तो हाँ, ये प्रोपेगेंडा भी है। तो ये सारा का सारा दोनों देशों में जो तख्ता पलट हुआ है, बांग्लादेश में तख्ता पलट क्यों हुआ? शेख हसीना ने क्लियर बोला है कि यूएस ने करवाया। यूएस के साथ पाकिस्तान भी मिला हुआ था उन दिनों। यूएस चाहता था उनका जो सेंट मार्टिन आइलैंड है उसमें उसका बेस अलाउ कर दिया जाए, वो शेख हसीना ने एग्री नहीं किया। शेख हसीना की आपको बैकग्राउंड पता होगी, तो इंडिया में रही है, पली बड़ी है। जब उसके फादर का असैसिनेशन हुआ था, तो उसने एसएलएम इंडिया में लिया था, तो उसकी तो पूरी पढ़ाई चाणक्यपुरी और डीयू में हुई है, चाणक्यपुरी में रही है वो। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसे नहीं हम आपको अलाउ कर सकते। उसके बाद सारा प्लान बना, पूरा पैसा पंप इन किया गया, पूरी ओपिनियन मोल्ड की गई और एक आंदोलन खड़ा कर दिया गया। सारा का सारा तख्ता पलट वहां से गाइडेड था। अब जो नेपाल है, इसमें क्या है, कौन इसके पीछे, ये तो हम नहीं कह सकते, बट ये जरूर है कि ये पता चल चुका है कि यूथ को ऐसे गाइड करके, मिस गाइड करके हम कुछ भी करवा सकते हैं। ऐसा अटेम्प्ट अभी लद्दाख में हुआ, तो कहीं ना कहीं फॉरेन पावर्स, फॉरेन हैंड्स तो हैं मोटिवेट। क्या लगता है सर, हमारा यूथ इस समय वर्ल्ड का सबसे बड़ा यूथ है, हमें कैसे प्रोटेक्ट करना है अपने यूथ को, मार्गदर्शन कैसे करना है? बिकॉज सर, मेरा हमेशा से पॉडकास्ट का जो वजूद रहा है उसमें नारी शक्ति और यूथ ऑफ द नेशन, ये मेरे 2 करीब रहे हैं टॉपिक्स। अब आपको क्या लगता है सर, जब बांग्लादेश में हुआ, चाहे वो पॉलिटिकली ड्रिवन था, चाहे वो व्हाटएवर सर, कोई उनके एंटी नेशनल एलिमेंट्स ने करा, वो नेपाल में हुआ, अगर हम इसको इस तरह देखें कि उससे कुछ पॉजिटिव आउटपुट नहीं आया, तो इंडिया राइट नाउ सिटिंग विद बांग्लादेश तो पूरा रेडिकल हो गया, दोबारा से रेडिकल इस्लाम पे चला गया बांग्लादेश। मैं वही फिर से इंडिया के लिए खतरा हो गया, टेररिज्म फिर से वहां से खड़ा हो रहा है। बट एक जो इमेज बनाई जा रही है कि यूथ इज टेकिंग चार्ज,
इन द राइट वे, यू नो, नहीं, बाय नहीं। इंश्योरिंग कि जो करप्ट पॉलिटिशियंस हैं उनको हटाया जा रहा है? ऐसा नहीं है, वो मैं उससे एग्री नहीं करता हूँ। और वो कई बार मिसगाइडेड है, प्रोपेगेंडा है। यस, हमें प्रोपेगेंडा को भी काउंटर करना है। ओनली थिंग इज कि इंडिया को अलर्ट रहना होगा, अपने सोशल मीडिया पे भी अलर्ट रहना होगा। कौन लोग किस इंटरेस्ट से क्या प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं उसको इग्नोर नहीं कर सकते। जी। और ग्रीवेंसेस जेन्युइन है तो उनको सोल्व भी टाइमली करना चाहिए। सो देयर शुड बी सम एथिकल ये एक सोसाइटीज। लर्निंग है, एक लर्निंग है। अगर किसी का ग्रीवेंस जेन्युइन है जी। तो टाइमली सोल्व भी होना चाहिए, नहीं तो फिर उसको मौका मिल जाएगा। ये भी होता है। सर अभी ये भुवनेश्वर में भी केसेस हुए थे जहाँ पे एक लेडी, एक गर्ल चाइल्ड ने भी अपने आप को सेल्फ इम्यूलेट करा था। तो कहीं ना कहीं सर ये रिजेंटमेंट तो हमारे यूथ में बनती है ना कि उनको एक प्लेटफॉर्म मिलता ही नहीं है, एक मंच मिलता ही नहीं है कि उनकी कोई बात सुने। तो इवेंचुअली सर एक यूथ को वो एक्शन लेना पड़ जाता है। सो देखिए आई नो ये सर अलर्टनेस नहीं हैज नहीं, टू ये बी तो देयर, हमेशा से था, कभी ना कभी इनजस्टिस बट आज जेनजी का जो सोसाइटी इतना में फॉरम होता बाहर रहा आ है। चुका है, इतना ऊपर मुद्दा उठ रहा है, तो हमारा तो हमें तो और कॉशियस होना चाहिए ना सर। जैन जी में क्या हो गया ना कि जो एक मुद्दा आइसोलेटेड था, इंडिविजुअल था, वो लाखों करोड़ों में फैल जाता है सोशल मीडिया से। सोशल मीडिया से। इसलिए बड़ी चेंज है, इसलिए हमें एक्स्ट्रा अलर्ट होने की जरूरत है। जो पहले था ना वो आइसोलेटेड रहता था मुद्दा, तो इतना बड़ा पहले भी होते थे ना, इमोलेशन पहले भी होते थे, जी सर। इतना इम्पैक्ट नहीं होता था उनका जो अब हो रहा है। तो हमको अब जो जेन्युइन ग्रीवेंसेज है उनको सोल्व करना है, और जो मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा है उसको टाइमली पकड़ के काउंटर करना है। हमें काउंटर प्रोपेगेंडा भी करना है, वो बहुत जरूरी है। ये तो सोशल मीडिया तो वार आप है। बुक्स अभी आगे भी लिखने वाले हैं, इंटरनल चैलेंजेस, इसके रुख के बारे में भी आप डिस्कशंस करेंगे? यस, मैं करता हूँ उस पर। मैंने इंटरनल सिक्योरिटी की जो बुक है, सोशल मीडिया उसका प्रोपेगेंडा और कैसे उसका काउंटर जरूरी है, ये भी हमारा सिक्योरिटी चैलेंज है एंड नाउ अबाउट द फ्यूचर। जेन जी यस, जेन जी। getting in it. I think it's a very important topic which you can also touch upon यस on a यस very elaborate way, sir. यस, यू And आर I राइट। think उससे हमारी यूथ को भी कुछ मार्गदर्शन मिल सकता है सर। सर आप अभी भारत का जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे जो रिलेशनशिप्स चल रहे हैं, स्पेशली विद डोनाल्ड ट्रम्प्स, मैं वियर्ड अगर वर्ड यूज़ कर सकूं, जो इतने टैरिफ्स लगाए जा रहे हैं फॉर वट एवर रीजन सर, 100% इवन इन दी फार्मा सेक्टर, एंड उससे पहले 50% सर, and now his upcoming love with Pakistan, sir. What do you feel it's going to be the future in terms of this particular geopolitical, angle? Just the Trump versus the present scenario, sir. देखिए कहीं ना कहीं कहानी वही है कि अमेरिका 100% कमिटमेंट चाहता है जी। और इंडिया दे नहीं सकता, क्योंकि हम किसी पाले में जाके किसी की गोद में जाके बैठने वाले नहीं हैं। जी। ठीक है, तो पाकिस्तान ये कर सकता है, क्योंकि पाकिस्तान पे खुद तो खाने के लिए करने के लिए बचा नहीं है, उसके तो भुखमरी की नौबत है। ऐसे में इसलिए उसको वो चाहिए, डोनेशन चाहिए, लोन्स चाहिए, तो वो सब करेगा जो अमेरिका चाहता है। तो अमेरिका फिर से अपने एक प्रकार से ट्रस्टेड पार्टनर जो पुराना था इसका, तो वहाँ चला गया है। तो ये वो कहानी है। हमें मुझे नहीं लगता कि वो उसको सुलझाना इतना आसान होगा। पर यस, ये भी है कि जब हमने उनको थोड़े आंख दिखाई है कि भाई हमारे पास खाली वही ऑप्शन नहीं है, हम बाकी दुनिया से भी डील कर सकते हैं जी। ब्रिक्स में हमने अपना वो असर दिखाया है, तो उन पे ये प्रेशर तो रहेगा कि दे कैन नॉट अफोर्ड टू लूज इंडिया। करेक्ट। इंडिया इज द बिगेस्ट प्लेयर, वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन द साउथ एशियन कॉन्टिनेंट। तो Yes. उसको जो है वो इग्नोर तो नहीं कर सकता। तो वो भी कहीं छोटा मोटा बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, ओपनली एकदम प्रो पाकिस्तान स्टैंड ले करके, फिर बाद में उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं वो। पर कहाँ जाके इक्वेशन बैठती है ये तो समय बताएगा। समय सबसे बड़ा है सर। बिल्कुल। सर चलिए कुछ अच्छी मस्ती वाली बातें करते हैं सर। दिस और दैट, ये हमारे पॉडकास्ट का एक नया रुख है सर। सवाल आसान होंगे पर जवाब शायद आसान ना हो सर। पुलिसिंग डिपार्टमेंट या स्पोर्ट्स, व्हाट डू यू लाइक मोर? स्पोर्ट्स। सर लेक्चर्स को मेंटोर करना या बुक लिखना सर? मेंटरिंग। मेंटरिंग लेक्चर्स। सर बीइंग इन द रोल ऑफ अ लीडर और बीइंग इन द रोल ऑफ अ फॉलोअर? लीडर। ऑफ कोर्स, एक्सपेक्टेड सर। सर ट्रैवलिंग इंडिया या अब्रॉड? मोस्टली इंडिया। वाओ सर, बड़ा कम सुनने को मिलता है। जितने भी लोगों से पूछा जाता है बोलते हैं हम तो फॉरेन ट्रैवल करने जाएंगे। मैं हर स्टेट घूम लिया इंडिया का, एक बचा है उड़ीसा। तो मैंने सब नॉर्थ ईस्ट तक चला गया मैं।
वंडरफुल सर। सर रैपिड फायर करते हैं सर। आपके वर्ड्स ऑफ विजडम, आपका खुद का कोई कोट भी हो सकता है, एनीथिंग सर, वर्ड्स ऑफ विजडम जो हमारे दर्शक भी आपसे सुनना चाहेंगे। माई वर्क इज माई हॉबी। योर वर्क इज योर हॉबी। यस, I ऐसा think it's- काम चुनो जो आपकी हॉबी हो, क्योंकि फिर आपको काम ही नहीं करना पड़ेगा। बिल्कुल। Some people say that when your passion becomes your business, that's when you will excel in whatever you do. Then you don't have to work a single day. Yes. You are following And your that's what passion. I'm doing now, sir. Yes, then you are following your passion. Beautiful, sir. सर माता पिता की कोई एक बात जो आपके दिल में आज भी घर करती हो सर? मेरी माता जी ने हमेशा सिखाया कि दूसरों की सबकी हेल्प करो। यही सीखा हमने, उसी से वो किताब आई है, खाकी में इंसान। वंडरफुल सर। सर आपकी प्रिय डॉटर के लिए कोई एक शब्द? She is very energetic, focused and motivated. वंडरफुल सर। कुछ बोलना चाहेंगे सर अपनी सुपुत्री को? वैसे तो रोज बात होती है, हमारे दर्शकों के लिए भी एक मैसेज यही जाएगा। कि उसका स्पोर्ट्समैन थी, वो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर्सन थी, वर्ल्ड चैंपियनशिप भी खेली। आई डिड मेंशन अबाउट इट सर। कई सारे 17-18 उसके इंटरनेशनल मेडल्स हैं सर। तो उसके बावजूद एक उसको इंजरी हो गई, नी इंजरी, तो उसको लगा कि उसका स्पोर्ट्स का फ्यूचर खत्म। बट वो खाली नहीं बैठी, उसने अपनी उस इंजरी से निकल करके यूपीएससी का एग्जाम दिया और अब आईपीएस बन गई। तो कहीं ना कहीं वो दिखाता है कि भाई एक रास्ता अगर बंद हुआ तो दूसरा रास्ता खुल सकता है। हमको उसने रेजिलियंस का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल प्रस्तुत किया है कि आपकी बॉडी में जो है ना सेटबैक से बाहर निकलने की क्षमता होनी चाहिए। दैट्स व्हाट शी हैज डन। आई थिंक इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर ऑल माय ऑडियंस दैट वो कहते हैं ना, एक दरवाज़ा अगर बंद होता है तो भगवान दूसरा दरवाज़ा खोल देता है। जस्ट आप अपने में विश्वास पनपते रहिए, वो विश्वास आपके अंदर वो पनपता रहना चाहिए और आपको निरंतर उस राह पर, उस रोड मैप पर आगे बढ़ना चाहिए। सर योर ड्रीम विच इज़ येट टू बी फुलफिल्ड, कोई भी एक सपना सर? सोचना पड़ेगा। कितने सारे सपने हैं सर? ऐसा अगर मैंने आपसे एक सपना पूछ लिया, बिकॉज रैपिड फायर है सर, कोई एक सपना बताइए जो आप चाहेंगे कि आपकी आगे मेरे ज्यादा सपने ही नहीं रहे लाइफ में। अच्छा। मेरा अपने ऑटोमेटिक होता चला गया। वैसे अच्छा, ये कारवां इस तरह चला कि आपने हाँ, जो किया वो कहीं ना कहीं आपका सपना भी था। बस धीरे धीरे वो जुड़ते वो सपने के रूप में पूरा होता रहा। और कोई ऐसा, मैंने आज तक सच बताऊं, लोग जाते हैं मंदिरों, मेरी इतनी रिलीजियस प्लेसेस में पोस्टिंग रही, ठीक है, मैं इलाहाबाद से तो शुरू किया, प्रयागराज तीर्थराज बोलते हैं उसको। बिल्कुल सर। वहाँ मैं उसका प्रभारी भी रहा एक। मैं भी कुछ दिन पहले ही था सर प्रयागराज में। हर साल माघ मेला होता है, उसका इंचार्ज था जी। फिर मैं एसएसपी मथुरा रहा, मेरी लास्ट पोस्टिंग एसएसपी हरिद्वार रहा, मैं बद्री केदार में एसपी चमोली रहा, तो मैं गढ़वाल पूरा चारों धाम वहाँ के। तो मेरे को इतना रिलीजियस जगह पे रहा हूँ मैं, पर आज तक मैंने ना कभी मेरा ये मन नहीं हुआ कि मैं भगवान से कुछ मांगू। तो मेरे ऐसा कोई ड्रीम है ही नहीं, कोई सपना नहीं है कि जो मेरा पूरा नहीं हुआ हो। मैं ऐसे सपने लिए नहीं, बस मैं चाहता हूँ कि एक हैप्पी गो लकी और आदमी हो जो सबकी हेल्प कर सके। कितना सुंदर मैसेज आपने दिया सर, हाँ। रैपिड फायर के माध्यम से सर। और सर अगर मैं पूछूं व्हाट्स नेक्स्ट, इसके आगे क्या सर? स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है, हरियाणा स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के आप वाइस चांसलर हैं। देखिए, मैंने ये सोचा हुआ है कि हो सकता है मैं इसके बाद यूपीएससी के लिए बच्चों को गाइड करूं। ओके। हाँ, वो एक मैंने लाइन सोची हुई है। अदरवाइज बाकी जैसे लाइफ आएगा, बच्चों की हेल्प करना, ये तो मैंने एक मेन सोचा हुआ है, गाइड करना। बच्चों का जिक्र करा है तो आखिरी सवाल, कैमरा आपकी तरफ सर, हमारे यूथ के लिए एक ऐसा सटीक मैसेज, मैंने पहले भी जिक्र करा सर, 65% वी आर यूथ नाउ, यूथ नेशन। देखिए, यूथ के लिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि आप में एनर्जी है और उस एनर्जी को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाइए, जिससे देश डेवलप हो, देश महान बने, देश दुनिया के टॉप 5 कंट्रीज में रहे, हर फील्ड में, इकोनॉमिकली, स्पोर्ट्स में, हर क्षेत्र में जो है। अपनी एनर्जीज को नेगेटिव डायरेक्शन में मत जाने दीजिए। जैसे ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स मजा नहीं, ड्रग्स सजा है, ये गांठ बांध लीजिए। तो मेरी तो यही आपको मैसेज है कि अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव डायरेक्शन में लगाएं और नेगेटिव को अवॉइड करें। ये ड्रग्स मज़ा नहीं है, ये एक सज़ा है।
कितनी सादगी से सर ने ये बात भी आपको बताई और पहुंचाई, और मेरा तो हमेशा से मूल मंत्र यही रहा है कि मैं अपने इस मंच के माध्यम से आप सभी को कुछ ना कुछ ऐसी इंस्पिरेशनल स्टोरीज के साथ जोड़ूं और मेरे यूथ के लिए कोई ना कोई एक सटीक मैसेज ज़रूर आप तक मैं पहुंचाऊं। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा अशोक सर का, जिन्होंने अपने कीमती समय में हमें इतना समय दिया। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर सर, बट आई एम रियली ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू यू। आज कितना कुछ सीखने को मिला है हम सबको। द एक्स डीजीपी ऑफ उत्तराखंड, द प्रेजेंट वाइस चांसलर ऑफ स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, श्री अशोक कुमार सर से मेरी आपसे फिर एक बार तहे दिल से गुजारिश है कि प्लीज़ कमांडर विक्टर माइक के चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे ये मौका दें कि मेरे आगे आने वाले वक्त में मैं आप सभी के साथ फिर से बहुत सी इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर कर सकूं। वंस अगेन आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक, शेयर, वॉच एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल द कमांडर विक्टर माइक। आप सभी का एक एक सब्सक्रिप्शन भी हमें मोटिवेट करता है कि हम फिर आगे आप सभी के साथ और बहुत सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज शेयर करते रहें। जय हिंद, जय भारत।